हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट द रेट वन सीट नीट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपने नीट की तैयारी को और प्लस है ना जो 12th में बोर्ड्स के लिए अपीयर कर रहे हैं। ओके, तो अगेन हम कंसिडर करेंगे चैप्टर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ओके, तो अगेन गोइंग वर्ड बाय वर्ड NCERT। ओके, पहले तो इसको कंप्लीट कीजिए और उसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसको अगेन है ना कंपेयरिंग योर NCERT विद अदर बुक्स है ना 10-15 राइटर्स है ना 7-8 तो कम से कम मिनिमम होते हैं ना इतनी छोटी सी बुक को लिखने के लिए। NCERT में बहुत लोग का ब्रेन जाता है और समझो कि बहुत पहुंचे हुए लोग लिखते हैं ना, तो फिर कुड नॉट बी कंपेयर्ड विद एनी सब्सिडरी बुक्स। ओके, जो मोटे मोटे होते हैं राइट। तो NCERT को तो आपको कवर करना है ना, और वर्ड टू वर्ड। ओके, और ऐसा नहीं कि सिर्फ बायो है ना, केमिस्ट्री भी और फिजिक्स भी, उनके जो न्यूमेरिकल्स है वो सब, तो पहले उस स्टेज तक पहुंच जाइए फिर ही कोई साइड बुक लीजिएगा राइट। क्योंकि अगेन है ना पेजेस कम है तो कॉम्प्लेक्स होता है, किसी चीज़ को समझना थोड़ा हो जाता है, कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन वो चाहते हैं कि इतना तो आपका ब्रेन होना चाहिए राइट, है ना। प्रूव योर सेल्फ वर्दी ऑफ नीट। ओके, तो चलिए हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ओके, तो इसके दो टॉपिक्स हैं। ओके, एक तो है बायोडाइवर्सिटी और फिर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ओके, तो बायोडाइवर्सिटी समझते हैं ना कि एक जगह पे बहुत सारी स्पीसीज, डाइवर्सिटी। ओके, डाइवर्सिटी, और वो नहीं कि जो ह्यूमंस ने बनाया राइट, कि मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन। ओके, मतलब किसी जगह पे है ना, फॉरेस्ट में होता है ना, डियर्स होती है और बफेलो होते हैं और फिर है ना खरगोश वरगोश सब कुछ, तो ये डाइवर्सिटी। ओके, तो बायोलॉजी डाइवर्सिटी। ओके, और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ये क्यों जरूरी है राइट। अगेन यहाँ पे आप एक बहुत बहुत नामी गिरामी मतलब एनवायरमेंटलिस्ट राइट, अभी उनकी डेथ हुई। ओके, GD अग्रवाल। ओके, तो ये कितने मतलब साइंटिस्ट भी थे, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में वो है ना वॉज एन एम्प्लॉय, और उन्होंने अपनी जान दी राइट। और उनको क्यों जाना जाता है, GD अग्रवाल। ओके, उनको क्यों जाना जाता है, क्योंकि अभी ऐसा ना कि अभी देखते हो ना कि वंस इन अ लाइफ टाइम है ना ऐसा वेदर इवेंट्स हो रहे हैं राइट, कहीं पे बाढ़ आ रहा है, सूखा आ रहा है, कहीं पे फायर है ना, फॉरेस्ट फायर, वो सब अगेन वो डील विथ इकोलॉजी राइट, यही बायोडाइवर्सिटी जो हम पढ़ रहे हैं। क्या होता है कि कोई हमें तुरंत जिसका इफेक्ट ना हो तो कैसे हम उसको इग्नोर करते हैं ना, कि भाई जब पूरा खराब हो जाएगा तब हम इस पर ध्यान देंगे राइट। तो वैसे है कि सिविलाइजेशन खत्म हो जाती है राइट। आप कोई भी देखो, हड़प्पा काल या इंडस वैली सिविलाइजेशन, या फिर अपना है ना जो इजिप्ट में था मेसोपोटामियन, और या मायन सिविलाइजेशन, थर्ड कॉन्टिनेंट का, वो डिस्ट्रॉय होते हैं अगेन है ना, क्योंकि क्लाइमेट चेंज और ये सब। तो बायोडाइवर्सिटी को बहुत बहुत सीरियस लेना पड़ता है राइट, क्योंकि अगेन बीइंग इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि इकोनॉमी और एनवायरमेंट को हमें बैलेंस करना है ना। तो अभी कैसे है कि भाई अभी का देखो, अभी बेरोजगारी है, और मतलब वैसे तो उसको ना जो अंडरग्राउंड में रिसोर्सेस है उसी को, चाहे फॉसिल फ्यूल हो या फिर डिफरेंट मेटल्स हो, उसको ही निकाल करके तभी तो पैसा आता है राइट, जो नेचर ने दे रखा है ना, कोल को, फॉसिल फ्यूल्स को। ओके, उसी को तो निकाल के वही तो प्रोडक्ट हम बेचते हैं ना, सोने का दाम इतना हो गया वो। तो क्या करते हैं कि हम अभी इग्नोर कर रहे हैं ना नेचर को, और फिर उसको बताया ना कि उसको मतलब फर्क भी नहीं पड़ेगा ना, ह्यूमन एज ए स्पीसीज रहते हैं या एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। अच्छा ना, डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए। तो GD अग्रवाल राइट, इन्होंने 111 दिन का फास्ट किया था गंगा बचाओ आंदोलन के लिए राइट। सोचो कि 2018 में उन्होंने फास्टिंग शुरू किया था ना। एट द एंड ही डाइड ऑफ ना हार्ट फेलियर, और कुछ 1932 के बोन थे। लेकिन कैसे अभी तक आप सुनते हो ना कि धर्म के नाम पे है ना, ऑन माई अदर चैनल @UPSC, तो वहाँ पे क्या है कि सोसाइटी के बारे में पढ़ाना होता है, तो वहाँ पे ऐसे देखने को मिलता है ना कि धर्म के नाम पे कितना वो लड़ाई कर रहे हैं और अपनी उसके लिए जान भी देने के लिए तैयार है। इनको देखो है ना, इन्होंने कितने दूरदर्शी होंगे ना कि गंगा पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनने वाला था ना, उसके लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया राइट, उनको सिग्निफिकेंस पता थी और बीइंग अ बायो स्टूडेंट इन्फॉर्म अदर्स राइट। तो चलिए बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन देखेंगे ना। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी NCERT को। इफ एन एलियन फ्रॉम अ डिस्टेंट गैलेक्सी वर टू विजिट आवर प्लैनेट अर्थ, द फर्स्ट थिंग दैट वुड अमेज एंड बैफल हिम, कंफ्यूज करेगा, वुड मोस्ट प्रोबेबली बी द इनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ दैट ही वुड एनकाउंटर। है ना, कोई एलियन अगर आया इंडिया में तो बोलेगा अरे यार ये हाथी भी है, शेर भी है ना, ह्यूमंस भी है। ओके, तो डाइवर्सिटी को देख के राइट, क्योंकि मतलब कोई भी प्लैनेट होगा ना वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करेगी, वुड बी इन फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया फंजाई वैसे बोल के। Even for humans, the rich variety of living organism with which they share the planet never cease to astonish and fascinate us, है ना। मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि आप कितना भी बोलो कि यार रात को मेरा ना ब्रेन शार्प होता है और अच्छे से सब कुछ शांति में मुझे सब कुछ पढ़ना, नहीं, नेचर ने ऐसा बनाया कि चिड़िया भी होती है ना, तो वो है ना शाम के समय में रेस्ट, और सुबह में कितना 4-5 है ना बिफोर सनराइज चू चू और सब, वो जो मेरे इधर तो कबूतर बहुत जाता है, गुटरुगु, वो सब जो आवाज़ आती रहती है राइट, नेचर ने ऐसा बनाया ना। इट्स अप टू यू व्हेन यू रियलाइज इट राइट, क्योंकि मैं भी स्टेज से गया हूँ ना ड्यूरिंग माई UPSC प्रिपरेशन डेज। ओके, तो उसमें क्या है कि रात भर जगना है ना, और मतलब इस एज में मुझे पता चलेगा व्हाट्स द सिग्निफिकेंट ऑफ वेकिंग अर्ली इन द मॉर्निंग। माँ बाप बहुत पहले से बोलते रहे। ओके, तो नेचर आपको अपने जगह पे ले आएगा। द कॉमन मैन वुड फाइंड इट हार्ड टू बिलीव दैट देयर आर मोर देन 20,000 स्पीसीज ऑफ एंट्स, चींटियों की, 3 लाख स्पीसीज ऑफ बीटल, वो जो बीटल्स राइट, और 28,000 स्पीसीज ऑफ फिशेज, मछली, वो तो ऑर्नामेंटल फिश, और इतने तो हम देखते हैं ना एक्वेरियम हाउस में, कितनी वैरायटी होती है राइट। एंड नियरली 20,000 स्पीसीज ऑफ ऑर्किड। ओके, ये नंबर है ना, वो जब किताब लिखा था तब का नंबर है, अभी तो
मतलब जितने डिस्कवर होते हैं वो, और कितने एक्सटिंक्ट हो गए वो तो पता ही नहीं है ना. इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ सच डाइवर्सिटी बाय आस्किंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, व्हाई आर देयर सो मेनी स्पीसीज. ओके, तो क्यों अभी पूरा एनवायरमेंट साइंस देख लिया ना कि उसमें एक दूसरे से फूड वेब, फूड चेन है ना, प्रेडेटर प्रे रिलेशन. तो ये व्हाई आर देयर सो मेनी स्पीसीज, दिस सच अ ग्रेट डाइवर्सिटी एग्जिस्ट थ्रू आउट द अर्थ हिस्ट्री. वो बोले कि क्या कोई स्पीसीज आई है या पहले से ही है. ओके, जैसे इवोल्यूशन में हमने देखा ना कि चिंपांजी से है ना, हाउ डिड दिस डाइवर्सिफिकेशन कम अबाउट. तो वो ऐसे बोले कि स्पीशिएशन होता है ना कि हम सबकी उत्पत्ति है ना, जैसा बोलते हैं कि पानी से है ना, फिश फॉर्म, वो मिलर एंड यूरिस है ना, ये इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं. उसके बाद डिफरेंट माइक्रोमोलिक्यूल्स बन के बैक्टीरिया में भी क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं, इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगी फिर एज अ प्रोकैरियोट्स, राइट, क्योंकि उनके अंदर भी डीएनए होता है. फिर उसको किसी ने खाया होगा और फिर दैट गॉट है ना एकोमोडेटेड इन दैट शेप. तो हम में है ना कि हमारा अपना डीएनए और माइटोकॉन्ड्रिया की अपनी डीएनए, क्लोरोप्लास्ट की अपनी डीएनए. तो ये उसकी हाउ एंड व्हाई इज द डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट टू द बायोस्फीयर, पूरे इकोलॉजी की ना. Would it function any differently if the diversity was much less? तो ये है ना एनवायरमेंटलिस्ट पूछ सकते हैं कि किसी स्पीसीज की वैल्यू कितनी है, अगर वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी तो पूरी लाइफ ही खत्म है ना, वो चेन ही टूट जाएगा, राइट. हाउ डू ह्यूमन बेनिफिट फ्रॉम डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ. ओके, हम किस तरह से बेनिफिट करते हैं ना. प्लांट की भी डिफरेंट वेराइटी है, तो मैंगो हुआ, फिर किसी चीज़ की टीक वुड हुआ तो उसके लिए फर्नीचर्स के लिए, मैंगो फ्रूट्स के लिए. तो ये बताने का कोशिश किया है ना कि इतने सारे जो एनिमल्स हैं इनकी जो डाइवर्सिटी है वो ह्यूमन को किस तरह से इफेक्ट करती है, राइट. तो पहला टॉपिक देता है बायोडाइवर्सिटी. इन आवर बायोस्फीयर इमेंस डाइवर्सिटी फॉर हेट्रोजेनिटी, अलग अलग तरह के एग्जिस्ट नॉट ओनली एट द स्पीसीज लेवल बट एट द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल्स, भाई मिलर है ना, मैक्रोमोलिक्यूल्स विद इन द सेल टू बायोम, पूरा लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर. वो बायोडाइवर्सिटी इज द टर्म पॉपुलराइज्ड बाय सोशियो बायोलॉजिस्ट, मतलब जो सोशियोलॉजिस्ट, सोसाइटी की पढ़ाई करते हैं तभी था ना, और बायोलॉजिस्ट. ओके, सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन to describe the combined diversity at all the level of biological organization. The most important of them are ये तीन है ना. अब यहाँ से जेनेटिक डाइवर्सिटी, जीन में जो डाइवर्सिटी, स्पीसीज सेम रहेगा उसके जीन्स में है ना. अ सिंगल स्पीसीज माइट सो हाई डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन रेंज. ह्यूमंस के रिस्पेक्ट में देखो तो हमारी आई कलर देखो, राइट, कि एशियंस यूजुअली वुड हैव है ना ब्लैक और ब्राउन. ओके, और फिर आप नॉर्डिक कंट्रीज में चले जाओगे तो ब्लू आईज है ना, या फिर रेड आईज है ना. डिफरेंट वो आइरिस की कलर के हिसाब से वो आई की कलर डिटरमाइन होते हैं. वैसे हेयर का है ना, रेड हेयर्स जो बोलते हैं उनके बाल ही मतलब शुरू से ही लाल होते हैं, और इंडियंस और एशियंस ब्लैक हेयर, राइट. और वैसे प्लांट में देखो तो एक ही स्पीसीज होगा, तो पहाड़ में उसी स्पीसीज के डिफरेंट, देखिए आप समझ जाओगे. द जेनेटिक वेरिएशन शो बाय मेडिसिनल प्लांट रावोल्फिया वोमिटोरिया ग्रो इन डिफरेंट हिमालयन रेंज है ना. और ये स्पीसीज जो प्लांट का है उससे हम रेस्पिरिन लेते हैं ना, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी और आपका बहुत सारे उसके प्रॉपर्टीज होती है. तो ये बताए कि ये जो प्लांट हिमालय का रेंज है ना, मतलब लोअर जो एल्टीट्यूड का रेंज है, राइट. तो जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाएगा तो इनकी वैरायटी भी चेंज होती है, राइट. और उसमें जो कंटेंट होता है रेस्पिरिन वो भी देखिए. रावोल्फिया वोमिटोरिया ग्रोइंग इन डिफरेंट हिमालयन रेंज माइट बी इन टर्म ऑफ पोटेंसी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिव केमिकल, जो उस प्लांट से मेडिसिनल प्लांट है ना, तो उससे जो केमिकल निकलता है रेस्पिरिन that the plant produce. Okay, India has more than 50,000 genetically different strain of rice है ना. बासमती राइस तो केरला में अलग तरह का राइस. ओके, हर एक जगह पे अलग अलग तरह के वेराइटी होते हैं ना राइस की. एंड 1000 वेराइटीज ऑफ मैंगो. ओके, डिफरेंट मैंगो की वेराइटी. स्पीसीज तो मैंगो ही है, ठीक है. तो ये जेनेटिक लेवल पे. अब स्पीसीज डाइवर्सिटी है ना, अलग अलग स्पीसीज, द डाइवर्सिटी, तो ये लेवल बता रहा है ना कि जेनेटिक लेवल पे, स्पीसीज लेवल पे, और है ना द डाइवर्सिटी एट द स्पीसीज लेवल. फॉर एग्जांपल द वेस्टर्न घाट have greater amphibian species diversity than the eastern घाट. वो इंडिया का मैप देखो ना तो वेस्टर्न घाट, और हाथ से तो राइट लेफ्ट हो जाएगा. तो इंडिया का मैप देखो तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, तो बताएं कि स्पीसीज की है ना डाइवर्सिटी. फॉर एग्जांपल द वेस्टर्न घाट हैव मोर ग्रेटर, क्योंकि वहाँ पे है ना पूरा सह्याद्री हिल कहाँ से शुरू होता है ना, पूरा वेस्टर्न घाट है ना, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन वैसी. फॉर एग्जांपल द वेस्टर्न घाट हैव अ ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट. ओके, और जो लास्ट है जेनेटिक हो गया, स्पीसीज हो गया. अब इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एट द इकोसिस्टम लेवल. इंडिया फॉर इंस्टेंस इकोसिस्टम पे पढ़ रहे हैं ना, तो जैसे बोलते हैं ना एक्वाटिक, डेजर्ट ना, टेरिस्टेरियल, तो वो बता रहे हैं. एट द इकोसिस्टम लेवल इंडिया फॉर इंस्टेंस विथ इट्स डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मेघालय वो सब रेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव्स, ओके, सुंदरबन, कोरल रीफ, अंडमान निकोबार आइलैंड, वेटलैंड्स, वो तो है ना जो आपका सांबर लेक, ओके, एस्चुरीज अगेन अंडमान निकोबार है उसमें, एंड अल्पाइन जो हिमालयन रेंज है, मेडोज हैव अ ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देन अ स्कैंडिनेवियन कंट्री. वहाँ पे परमानेंट ठंडा ही रहता है ना, हमारे इधर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन है और डिफरेंट टाइप की स्पीसीज अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट. ओके, तो नॉर्वे स्कैंडिनेवियन है ना, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, ये सब जो है ठंडी ही रहती है ना, बहुत ज़्यादा ठंड है. इट हैज़ टेकन मिलियन ऑफ ईयर फॉर इवोल्यूशन. आगे इवोल्यूशन, यही एक ऐसा थ्योरी है ना इन बायोलॉजी, ओके, कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट. ओके, तो कैसा है कि नेचर वोंट अलाउ यू, है ना, कि आपको ग्रांटेड कोई भी चीज़ नहीं ले सकते हो ना. इवन इफ यू कंसिडर है ना सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, कॉम्पिटिशन, राइट. इवन इफ यू आर लाइक स्टडी में ही देखो है ना,
इट्स द टाइम है ना, यू हैव सेक्रीफाइस फॉर योर गोल लाइक नीट। ओके, जो ज़्यादा पढ़ेगा उसका होगा सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, कॉम्पिटिशन तो रहेगी हमेशा। ओके, अब जो इस बार का हुआ तो वैसा ना हो तो ओके, दिस इज लाइक किलिंग द कॉम्पिटिशन, बैठा के रटवा रहे हैं। ओके, जो अभी लीक कंट्रोवर्सी थी। टू एक्यूमुलेट दिस रिच डाइवर्सिटी इन नेचर बट वी कुड लूज ऑल द वेल्थ इन लेस देन 2 centuries इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ स्पीसीज लूजेस, मतलब जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, हम ध्यान नहीं दे रहे ना, हम कार्बन को ऐड करें तो अभी उस स्पीसीज के बारे में पता भी नहीं है और वो एक्सटिंक्ट हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट जो दिखता है राइट, उसको हम सेव करने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, फंजाई है या डिफरेंट जो छोटे छोटे जिन पे अभी ध्यान नहीं जा रहा है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अभी इकोलॉजी में देखा ना, बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, वो एक्सटिंक्ट हो रहा है, हमें पता भी नहीं है। ठीक है, तो अगेन इकोलॉजिस्ट, और पता है ना कि यार ये सब ऐसे फील्ड है ना, इन फॉरेन्स राइट, फॉरेनर्स जो होते हैं कि वुड हैव है ना, एक इकोलॉजिस्ट होगा, ऐसे डिपार्टमेंट्स आती है राइट। तो इनकेस है ना, इनकेस क्या बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते ही है ना, मतलब इकोलॉजिस्ट। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन आर नाउ द वाइटल एनवायरमेंटल इशू। तो अभी तो थोड़ा बहुत ध्यान दे रहे हैं ना, पेरिस कन्वेंशन, अब जैसे जो अभी अमेरिका का इलेक्शन राइट, ट्रम्प ही डजंट बिलीव इन क्लाइमेट चेंज राइट, तो अब इनसे क्या बहस करोगे राइट। तो अब ओके, अब जब खत्म होने के कगार पे ही है तो भाई होने दो। सेम वॉइसेस जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बता रहे हैं कि भाई एनवायरमेंटल है ना बहुत ज़्यादा, अभी दिल्ली गैस चैम्बर राइट, किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, सारे आइडिया लगा लिए, पानी छिड़को, ये करो, घर में रहो, इस टाइम पे ये ऑड इवन करो, ऑड इवन में बताओ उनके बच्चों के लिए कर रहे हैं ऑड इवन, फिर फायर क्रैकर्स हो वो सब, उसको कितने था ना, कितना हम वो कर देते कि नहीं हमारे धर्म पे और ये वो, भाई आपके बच्चे मरने वाले हैं राइट। अभी ये देखो कि जितने भी ओल्ड एज हैं राइट, कोरोना का अभी भी सब मास्क लगा के घूम रहे हैं राइट। तो नेचर टाइम दे रहा है लाइक ओके, नाउ वी माइट नॉट रीच टू द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न राइट, नो रिटर्न का आ गया ना, जैसे अभी ग्लोबल क्लाइमेट चेंज बोलते हैं ना कि उसको है ना बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, कोई ध्यान नहीं दे रहा है राइट, सब अभी मस्ती कर रहे हैं। नेचर जब बदला लेगा तो फिर पता चलेगा ना, अभी तो सिर्फ मास्क ही लगवाया है, फिर ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूम रहे हैं राइट। Biodiversity and its conservation are now the vital environmental issue of international concern as more and more people around the world begin to realize the critical importance of biodiversity for our survival. चलो कम से कम समझ तो रहे हैं, and well-being of the planet. Okay. अब देखते हैं how many species are there on Earth and how many in India. तो पूरे अर्थ में कितने कितने तरह के स्पीसीज है और इंडिया में कितनी वैरायटी है ना, पता ही नहीं कर सकता। सिंस देयर आर पब्लिश रिकॉर्ड ऑफ ऑल द स्पीसीज डिस्कवर्ड है ना, जितने डिस्कवर किए हैं एंड नेम्ड है ना, हर्बेरियम फाइल और वो सब करते हैं ना, वी नो हाउ मेनी स्पीसीज इन ऑल हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार, बट इट्स नॉट इजी टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ हाउ मेनी स्पीसीज दे आर ऑन अर्थ। ओके, तो जिनको हम डिस्कवर किए उसी के बारे में तो कैटलॉग और वो सब बना के रखते हैं ना, जिनके बारे में पता नहीं उनका। अकॉर्डिंग टू IUCN, इंटरनेशनल, जो IUCN का उसका फुल फॉर्म जान लिया, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो इसके 2004 का रिपोर्ट बताओ, द टोटल, या फिर आई एम है ना, या उस जगह से मेरा PDF होगा, द टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज डिस्क्राइब सो फार इज स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन जो डिस्कवर हुए, कितने हैं तो, बट वी हैव नो क्लियर आइडिया ऑफ हाउ मेनी स्पीसीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड। ओके, एस्टिमेट्स मे वेरी एंड मेनी ऑफ देम आर ओनली एजुकेटेड गेसेस, है ना, गेस कर रहे हैं कि इतने होंगे। फॉर मेनी टेक्सोनॉमिक ग्रुप, टेक्सोनॉमी नेमिंग नॉमेनक्लेचर है ना, कोई स्पीसीज मिला तो उसका जो होता है ना, कार्लस लिनियस को याद कीजिए, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, टेक्सोनॉमी से रिलेटेड नामकरण। फॉर एनी टेक्सोनॉमिक ग्रुप स्पीसीज इन्वेंटरीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट देन ट्रॉपिकल कंट्रीज। ओके, कंसिडरिंग दैट एन ओवरवेलमिंगली लार्ज पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज वेटिंग टू बी, अभी डिस्कवर करना है ना, टू बी डिस्कवर्ड आर इन द ट्रॉपिक्स। क्यों? क्योंकि वहां पे सनरेज है ना, इक्वेटर और ट्रॉपिक्स, और उसके ऊपर जैसे जैसे जाएंगे ना तो फ्रिजिड टेम्परेट और फ्रिजिड जोन पे जाओगे तो वहां पे स्पीसीज की जो वेराइटी है कम है ना, जैसे आप देखते हो ना कि पोलर बियर, सील्स, बहुत कम ही स्पीसीज होते हैं ना, जो आर्कटिक, एंटार्क्टिक वैसे जगह पे, ठंडी जगह पे राइट। जो ट्रॉपिकल है जहाँ पे लस ग्रीन सनशाइन है तो वहाँ पे बर्ड की भी डिफरेंट वेराइटी होगी राइट, मछली की भी अलग अलग वेराइटी, क्यों? सनरेज है ना, सबका तो जो एनर्जी है राइट उसका एक ही सोर्स है ना, दूसरा वो हाइड्रोथर्मल वेंट, वो सिर्फ सल्फर बैक्टीरिया राइट, हमारे लिए या फिर जितने भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स है उनके लिए तो सन ही है ना, उनसे ही एनर्जी लेते हैं राइट। कंसिडरिंग दैट एन overwhelmingly large proportion of the species waiting to be discovered are in tropics, biologists make a statistical comparison, mathematics है ना, probability, a statistical comparison of the temperate tropical species richness of an exhaustively studied group of insect and extrapolate the ratio to other groups of animal and plants to come up with a gross estimate. इंसेक्ट को देख करके ऐसा एजुकेटेड गैस लगाते हैं कि इतने होंगे। ग्रॉस एस्टिमेट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ, सम एक्सट्रीम एस्टिमेट रेंज फ्रॉम 20 to 50 मिलियन, बट अमोर नंबर याद है ना, बस ये वर्ड है इसलिए पढ़ रहा हूँ, ऐसे ये इंपॉर्टेंट, बस ये मतलब लार्ज स्पीसीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड ऐसे करके ना। सम एक्सट्रीम एस्टिमेट रेंज फ्रॉम 20 to 50 मिलियन, बट अ मोर कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट मे बी, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते हैं, बट अ मोर कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट मेड बाय रॉबर्ट मे, ओके, इकोलॉजिस्ट, प्लेस बाय ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी, उन्होंने बोला है कि लगभग 7 मिलियन। ठीक है, अब बताया,
Let us look at some of the interesting aspect about the Earth's biodiversity based on the current availability of species in, जितना है उसको पहले जाने, है ना. Current availability species inventory. More than 70% of the species recorded are animal, while plant including algae, fungi, bryophyte, gymnosperm and angiosperm. इसी तरह से है ना जो ग्रेडेशन हुई प्लांट किंगडम का. तो पहले algae आए, है ना, रेड एल्जी, ब्राउन एल्जी और सब देखा ना. उसके बाद फंजाई, उसके बाद ब्रायोफाइट, छोटे छोटे जो मॉस फर्न्स, है ना. उसके बाद जिम्नोस्पर्म आए, वो साइकस, स्पाइनस, वो सब जो तार के पेड़ और, है ना. और उसके बाद एंजियोस्पर्म, आम अमरूद और वो सब, है ना. तो ये ग्रेडेशन है ना. कंप्राइज नो मोर देन 22% ऑफ द टोटल. अमंग एनिमल, इंसेक्ट आर द मोस्ट स्पीसीज रिच टेक्सोनॉमिक, जो है ना इंसेक्ट्स होती है ना, उनमें जो हमने डिस्कवर किया उसमें बहुत सारी वेराइटीज है ना. रिच टेक्सोनॉमिक ग्रुप मेकिंग अप मोर देन 70% ऑफ द टोटल. ओके, दिस मीन आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल ऑन दिस प्लैनेट 7 आर इंसेक्ट. 70%, 7 आर इंसेक्ट. अगेन हाउ डू वी एक्सप्लेन द एनॉर्मस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ. तो बताए कि क्यों इनमें इतनी ज़्यादा वेराइटी क्यों आई, इतनी ज़्यादा डाइवर्स, है ना, स्पीसीज कैसे आए. ठीक है, इंसेक्ट की. ओके, तितली देखो, मक्खी देखो, विंग देखो, बॉडी स्पैन देखो. जैसे बम्बल बी के बारे में बोलते हैं ना कि जैसे एक अच्छी बात है जो बम्बल बी है ना, फोटोग्राफ स्लाइड में देखो ना कि अकॉर्डिंग टू एरोडायनेमिक स्टडी है ना, जितने भी इंजीनियर्स है बोले कि ये नेचर भी अलाउ नहीं करता है कि बम्बल बी उड़ सके, है ना, क्योंकि उसकी बॉडी ज़्यादा और विंग छोटे हैं. राइट. तो जितना भी हम फिजिक्स पढ़ ले बोले कि यार ये बम्बल बी शुड नॉट फ्लाई. ओके, नेचर को समझने में क्यों, क्योंकि वो उड़ती हैं. राइट, बम्बल बी. तो उन्होंने पूरे नेचर को, मतलब पूरे फिजिक्स के लॉज को ही धत्ता बता के वो बताया कि भाई नेचर का वर्क करने का अपना पेस होता है और एडेप्टेशन, इवोल्यूशन इज अ रियलिटी. राइट. कोई बोले कि ऐसा नहीं है तो ओके. द नंबर ऑफ फंजाई स्पीसीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन द कंबाइंड टोटल द स्पीसीज ऑफ. ओके, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ फिशेज. अच्छा, ये फंजाई और एनिमल में फंजाई जो है वो फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल एंड मैमल्स, है ना. बहुत मस्त डायग्राम है एनसीईआरटी का, वो लगा देंगे 15.1, वो देखो ना, उसमें तीनों को कंसीडर किया है. रट जाइए उसको, मतलब पिक्टोरिकली देख लीजिए ऐसा. बायोडाइवर्सिटी इज डिपिक्टेड शोइंग स्पीसीज नंबर ऑफ अ मेजर टेक्सचर. मतलब इट शुड बी नोटेड दैट दीज एस्टिमेट डू नॉट गिव एनी फिगर फॉर प्रोकैरियोट्स. बस यही हुआ ना, जो दिखता नहीं है उसके लिए कैसे प्रोकैरियोट्स के बारे में कैसे पढ़ोगे, जो दिख रहा है ना माइक्रो, किसी भी तरह से विजिबल है. बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट हाउ मेनी प्रोकैरियोटिक स्पीसीज देयर माइट बी. ओके, द प्रॉब्लम इज दैट द कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिक मेथड आर नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग माइक्रोबियल स्पीसीज एंड मेनी स्पीसीज आर सिंपली नॉट कल्चरेबल अंडर लैबोरेटरी कंडीशन. If we accept biochemical or molecular criteria for delineating मतलब अलग अलग species for this group, then their diversity alone might run into millions. Okay, कैसे पता करेंगे ये बैक्टीरिया इससे. Okay, although India has only, ये important statement है ना, right? Although India has only 2.4% of the world's land area, world के comparison में इंडिया का जो land area is just only 2.4%. Okay, लेकिन अपनी पता ना कि इतने desert भी है आपका, different है ना, mountain region, फिर आपका, ठीक है. तो इतने सारे रेंजेस है, ओशन भी है, डेजर्ट भी है, आपका पेरिनियल ट्री जो बोलते हैं ना, रेन फॉरेस्ट, वो सब कुछ है ना इंडिया में. राइट. तो सिर्फ 2.4% लैंड एरिया है, लेकिन शेयर ऑफ ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज एन इंप्रेसिव 8.1%. सिर्फ 2% है ग्लोबल, मतलब 2.5%, और स्पीसीज डाइवर्सिटी इतनी है. क्यों? क्योंकि अगेन है ना डिफरेंट क्लाइमेटिक फैक्टर. दिस इज व्हाट मेक आवर कंट्री वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. तो जियो स्ट्रेटेजिक है ना, जियोग्राफी के कारण अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन इंडिया की बहुत है, इसलिए यहाँ पे इतने सारे है ना, कोई भी प्लांट ग्रो कर जाता है. राइट. सबको हम घर दे देते हैं. राइट. So this is what makes our country one of the 12 mega diversity countries of the world. Nearly 45,000 species of plant and twice as many as animals have been recorded from India. How many living species are actually there waiting to be discovered and named? पूछा है ना, बहुत सारे. If we accept May's ecologist, May's global estimate, only 22% of the total species have been recorded so far. Applying this proportion to India's diversity figure, we estimate that there are probably more than 1 lakh plant species and more than 3 lakh. Okay, 3 lakh animal species yet to be अभी पता ही नहीं है ना, तो उसको बचाएंगे, पहले पता तो करो. Discovered and described. Would we ever be able to complete the inventory of the biological wealth of our country? Okay, पूछा. Consider the immense trained manpower, taxonomist. Okay, and the time required to complete this job. This situation appears more hopeless. नौकरी नहीं. When we realize that a large fraction of these species face the threat of becoming extinct even before we discover them. वही है ना, अभी पता ही नहीं किया तो बचाएंगे. Nature's biological library is burning even before, कितना मस्त स्टेटमेंट है ना. Nature's biological library is burning even before we catalog, मतलब जानना उसके बारे में, catalog the titles of all the books stocked there. Okay, तो सोचो कि समझ गए ना कि हम अभी डिस्कवर भी नहीं किया और कितने एक्सटिंक्ट. डिस्कस करते हैं अपना पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ओके, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट. The diversity of plant and animal is not uniform throughout the world, but so a rather
uneven distribution, कहीं ज़्यादा कहीं कम. Okay. For many groups of animal or plant, there are interesting pattern in diversity. The most well known being the latitudinal gradient in diversity. In general, species diversity decrease as we move away from equator. तो जितनी सनरेज मिलेगी, राइट, तो इक्वेटर और उसके बाद ट्रॉपिकल कंट्रीज, तो उस पर तो डायरेक्ट सनरेज होगा, राइट, और उसके ऊपर जो टेम्परेट और पोलर रीजन्स होते हैं उसमें कम सनलाइट. वही बता रहे हैं ना, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड. ओके, तो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट वो ग्लोब को डिवाइड करते थे ना, इमेजिनरी लाइंस ना, स्टार्टिंग फ्रॉम इक्वेटर मिडल, ओके, ऊपर नीचे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और पोलर रीजन. ओके, वही बात कर रहे हैं ना. There are interesting pattern in diversity, the most well known being the latitudinal gradient in diversity. In general, species diversity decreases as we move away from the equator towards the pole, with very few exception. Tropics जो है ना 23.5 है ना, 23.5 नॉर्थ से लेके 23.5 साउथ पूरा, ओके, इक्वेटर के ऊपर और नीचे. हार्बर्स मोर स्पीसीज देन द टेम्परेट और वही है ना, टेम्परेट और पोलर रीजन. कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर, वहाँ पे है ना सनलाइट है, इवोपरेशन है, ज़्यादा रेनफॉल है तो रेन फॉरेस्ट है ना, ऐसा तो ना कि इवोपरेशन से ही तो रेनफॉल भी ज़्यादा है, लग्जोरियंट ग्रोथ ऑफ प्लांट और डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल. तो कोलंबिया ऐसा है जहाँ पे वो इक्वेटर पे है ना. कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर हैज नियरली 14,000 स्पीसीज ऑफ बर्ड, व्हाइल द न्यूयॉर्क एट 41 डिग्री नॉर्थ, न्यूयॉर्क है ना ऊपर में, मतलब टेम्परेट रीजन में, एंड 105 स्पीसीज. तो देखो 1400 स्पीसीज और यहाँ पे कितने 105 स्पीसीज. एंड ग्रीनलैंड तो बिल्कुल पोलर है ना, ठंडा जगह, एट 71 डिग्री नॉर्थ, वहाँ पे सिर्फ 56 स्पीसीज. ओके, तो किस तरह से है ना डाइवर्सिटी इन स्पीसीज keeps on decreasing as we move away from the equator. India with much of its land area in the tropical latitude has more than अपना इंडिया है ना, तो ट्रॉपिकल कंट्री तो लगभग 1200 स्पीसीज. तो स्पीसीज डाइवर्सिटी और ये हमारे इंडिया में बहुत अच्छा खासा है ना. A forest in the tropical region like Ecuador, okay, has up to 10 times as many species of vascular plant as a forest of equal area in a temperate region like Midwest of USA. Okay, तो वही है ना, बोलने का मतलब वही, ट्रॉपिकल कंट्रीज में ज़्यादा मतलब बायोडाइवर्सिटी और स्पीसीज रिचनेस बहुत ज़्यादा है, राइट. द लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट है ना इन साउथ अमेरिका, कितना फेमस है अमेजोन है ना, उसको बोलते हैं ना कि लंग्स ऑफ अर्थ, कितना कार्बन को वो कैप्चर करती है ना प्लांट, तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो बोलते हैं. इन साउथ अमेरिका हैज द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ. इट इज होम टू मोर देन 40,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट, 3,000 ऑफ फिशेज, 1300 ऑफ बर्ड्स, 427 ऑफ मैमल्स. नंबर उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये है ना, स्पीसीज रिचनेस बहुत ज़्यादा है. ओके, 427 ऑफ एम्फीबियन, 370 ऑफ रेप्टाइल्स एंड मोर देन 1,25,000 इनवर्टिब्रेट्स. तो अभी एनसीईआरटी का वो डायग्राम ना, वर्टिब्रेट इंटरवर्टिब्रेट वाला जो था उसको ध्यान में रखिएगा ना. Scientists estimate that these rainforests there might be at least 2 million insect species waiting to be discovered and named. Okay, what is so special about the tropics? What is so special about tropics that might account for the greater biological diversity? पूछा आपसे ना, तो वही है ना. Ecologists and evolutionary biologists have proposed various hypotheses. Some important one are speciation. In general, speciation is generally a function of time. Time के हिसाब से दो स्पीसीज है ना, दो अलग अलग, एक ही कॉमन एंसेस्टर से दो अलग अलग स्पीसीज, तो टाइम जैसे इवोल्यूशन है ना. अनलाइक टेम्परेट रीजन सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन है ना, तो जो अपना ट्रॉपिकल कंट्री के ऊपर जो टेम्परेट रीजन है, तो वहाँ पे क्या होता है कि बर्फबारी और ठंड बहुत ज़्यादा है ना, सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन. तो ग्लेशियर से ना आइस जो मूव करती है, ग्लेशिएशन का मतलब वही है ना, आइस जो फ्लो करती है. ओके, tropical latitudes have remained relatively undisturbed for million of years and thus has a long evolutionary time for species diversification. है तो बता सकते हैं कि भाई टेम्परेचर के कारण वहाँ पे ग्लेशिएशन हुआ, इसलिए स्पीशिएशन डाइवर्सिटी तो तभी होगा ना, कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग स्पीसीज बने, तो ट्रॉपिकल में बहुत ज़्यादा बने उसमें ना. और दूसरा हाइपोथेसिस है ट्रॉपिकल एनवायरमेंट अनलाइक टेम्परेट वन आर लेस सीजनल, रिलेटिव मोर कॉन्स्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल. सच कॉन्स्टेंट एनवायरमेंट प्रमोट निक, मतलब एक ऐसा होता है एनवायरमेंट अच्छा है ना, वहाँ पे बिल्कुल एक्सट्रीम्स नहीं होते, राइट, जो मतलब पोलर रीजन तो और टेम्परेट रीजन में होंगे, ट्रॉपिकल मस्त. ओके, तो प्रमोट निश स्पेशलाइजेशन एंड लीड टू ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी. कांस्टेंट है ना, सबको शांति चाहिए, शांति से एक कांस्टेंट टेम्परेचर में सबको चल रहा है. देयर आर मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स विच कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी एंड इन टर्न माइट कंट्रीब्यूट इनडायरेक्टली टू ग्रेटर डाइवर्सिटी. तो इतने सारे रीजन है ना. फिर दूसरा स्पीसीज है ना, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, यही एक मैथमेटिकल है, उसमें कुछ नहीं, ग्राफ को रट जाइए, राइट. कहने का मतलब ये ऊपर समझिए कि जैसे जैसे मतलब दोनों का रिलेशन लैंड और स्पीसीज, जितना एरिया को सर्वे करेंगे उतने स्पीसीज मतलब डाइवर्सिटी बढ़ते जाती है, पूरा ये ना, जैसे कॉमन मतलब नॉर्मल भी चीज़ है ना कि एरिया के साथ स्पीसीज की डाइवर्सिटी बढ़ती है, राइट. तो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप वो जो ग्राफ है, ओके, और उसकी जो स्लोप है उस पर सिर्फ ध्यान दीजिएगा, बाकी तो उतना मतलब समझने का जरूरत नहीं है ना. बस ये है कि स्पीसीज एरिया का एक्स वाई एक्सिस. ड्यूरिंग हिज पायनियरिंग मतलब शुरुआती एंड एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन इन द विल्डरनेस ऑफ साउथ अमेरिकन जंगल, द ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट and geographer Alexander von Humboldt, HUMBOLDT, observed that within a region
एक रीजन में स्पीसीज रिचनेस इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग एक्सप्लोर, जितना हम एरिया को एक्सप्लोर करेंगे उतनी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज की स्पीसीज मिल रही है ना, बट ओनली अप टू अ लिमिट, जहां पे वो जो ग्राफ होगा ना तो देखिए एक जगह पे वो रुक जाता है ना। इनफैक्ट द रिलेशन बिटवीन द स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया, यही ये दोनों का रिलेशन बताता है ना, स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया फॉर अ वाइड वेराइटी ऑफ टैक्सोनॉमी है ना, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी, एंजियोस्पर्म प्लांट, बर्ड्स, बैट्स एंड फ्रेश वाटर फिशेस टर्न्स आउट टू बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोले, है ना, ग्राफ का शेप देखिए। On a logarithmic scale, the relationship is straight line described by the equation, रट जाइए, log s वही है ना equals to log c plus z log a, ओके। तो इसमें क्या क्या s जो log s है ना, s है स्पीसीज रिचनेस और एरिया, इसके कर्व का बात करें ना, तो s से हो गया है ना, s स्पीसीज रिचनेस, a से एरिया हो गया, और z जो स्लोप है उसका स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट झुक रहा है, और c हो गया आपका y इंटरसेप्ट, तो है ना x एक्सिस तो जो y का जहाँ पे इंटरसेप्ट है, राइट। तो कुछ नहीं, ये यही एक थोड़ा सा मैथमेटिकल इस चैप्टर में है, उसको आप है ना, कुछ ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, जैसे जैसे हम एक्सप्लोर करते हैं एरिया, स्पीसीज रिचनेस और डाइवर्सिटी बढ़ती रहती है अप टू अ लिमिट, एक बार जाके फिर वो डिक्लाइन करना शुरू होती है ना, तभी तो रेक्टेंगुलर है ना। इकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट द वैल्यू ऑफ z लाइन इन द रेंज ऑफ 0.1 to 0.2 रिगार्डलेस ऑफ द टैक्सोनॉमिक ग्रुप और द रीजन, whether it's a plant in Britain, bird or California or mollusk इन न्यूयॉर्क, तो डिफरेंट लोकेशन ना, ब्रिटेन में देखे या न्यूयॉर्क, तो ये ना यूनिवर्सल, जैसे ये बोलते हैं कि एक तरह से ये यूनिवर्सल इस तरह से स्पीसीज रिचनेस और एरिया के हिसाब से। द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन आर अमेजिंगली सिमिलर, है ना, हर एक जगह का ये, बट इफ यू एनालाइज द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप अमंग वेरी लार्ज एरिया लाइक द एंटायर कॉन्टिनेंट, है ना, जैसे ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, इंडियन कॉन्टिनेंट, ऐसा करके ना, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, यू विल फाइंड दैट द स्लोप ऑफ द लाइन टू बी मच स्टीपर, शेप बदल जाता है, तो उसमें क्या होगा, z वैल्यू इज इन द रेंज ऑफ 0.6 to 1.2, ओके। तो ठीक है, अगर देखो जैसा बोलते हैं ना कि एवरीथिंग शुड हैव मैथमेटिकल ब्यूटी, है ना, ये इसलिए भाइयों में तो घुसेड़ दिया जानबूझ के, राइट, और एक तरह से ठीक है, क्योंकि हमें डेटा और वो सब, तो ये आप ग्राफ बनाओगे ना, 12th के बोर्ड में बैठ रहे हो और समवट रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें ओके ये ग्राफ बनाओगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फॉर फ्रॉगीवोरस, मतलब जो फ्रूट खाते हैं, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एंड मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, द स्लोप इज फाउंड टू बी 1.15, ओके। व्हाट डू द स्टीपर स्लोप मीन इन दिस कॉन्टेक्स्ट, वही कि एक समय पे जाके वो लिमिट हो जाता है, राइट, वही बताया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम, है ना, डज द नंबर ऑफ स्पीसीज इन अ कम्युनिटी रियली मैटर्स टू द फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम, बिल्कुल, है ना, हर एक स्पीसीज का इकोसिस्टम में अपना इंपॉर्टेंस होता है, अगर वो चली जाए तो फिर है ना नेगेटिव रिपरकशन ऑन एंटायर इकोलॉजिकल सिस्टम, एक भी स्पीसीज को हटा दिया, है ना, सिंपल सा है ना कि अगर शेर है उसको हटा दे तो हिरन की संख्या बढ़ जाएगी, ओके, बियॉन्ड कैरिंग कैपेसिटी, तो फिर क्या होगा कि है ना डिसबैलेंस हो जाएगा। जैसे पॉलिनेशन के बगैर कैसे ह्यूमन का सर्वाइवल, है ना, अगर पोलन बीज मतलब पॉलिनेटर्स अगर ना बीज नहीं हुए, ओके, तो वो फर्टिलाइजेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन जो पड़ा ना, वो कैसे होगा, तो बी एक इंपॉर्टेंट होता है ना हमारे सर्वाइवल के लिए, राइट, अगर बीज नहीं होंगे तो एग्रीकल्चर वुड कोलैप्स, है ना, और सब भूखमरी, तो यही बताया ना, डज द नंबर ऑफ स्पीसीज इन अ कम्युनिटी रियली मैटर्स टू द फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम, बिल्कुल, ओके, दिस इज द क्वेश्चन फॉर विच द इकोलॉजिस्ट हैव नॉट बीन एबल टू गिव अ डेफिनेट आंसर, ओके। फॉर मेनी डेकेड्स इकोलॉजिस्ट बिलीव दैट द कम्युनिटीज विथ मोर स्पीसीज जनरली टेंड टू बी मोर स्टेबल, है ना, जहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज डाइवर्सिटी जाता है वो ज़्यादा स्टेबल एनवायरमेंट, मतलब वहाँ का इकोसिस्टम वुड बी, है ना, स्टेबल देन दोज विद द लेस स्पीसीज। What exactly is the stability for the biological community? A stable community should not show too much variation in productivity from year to year, है ना, जो बायोमास का देखा ना कि उसकी अचानक से प्रोडक्टिविटी ज़्यादा या अचानक से कम नहीं, एक स्टेबल, इट मस्ट बी ईदर रेजिस्टेंट और रेजिलियंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंस, ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस आए और एक पॉपुलेशन, है ना, नेचुरल या मैन मेड कोई भी डिस्टर्बेंस आए तो ऐसा स्टेबल कम्युनिटी है, राइट, एंड इट मस्ट ऑल्सो बी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीसीज। इसका मतलब समझते हैं कि जैसे बहुत सारी चीज़ बोलते हैं ना कि बनाना हुआ या पोटैटो हुआ, ओके, तो ये हमने मतलब हमारी जो नेटिव कंट्री है ना इंडिया में ये नॉर्मली ग्रो नहीं करती थी ना, बाहर से आए, राइट, पोर्टुगीज से पोटैटो और वीट की भी अलग अलग वेराइटीज, तो कुछ ऐसी होती है ना जो बोलते हैं कि एलियन स्पीसीज इन्वेजन, राइट, उस स्पीसीज को जैसे ऑर्किड में बहुत ज़्यादा होता है ना कि ऑर्नामेंटल के तरह से हम लाएं, है ना, कि खूबसूरत सा प्लांट लग रहा है, उसको लगाया और पता चला पूरे जंगल में वो फैल गई, है ना, क्यों, क्योंकि अगेन वही पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम, राइट, कि देयर वुड बी कॉम्पिटिशन फॉर सनलाइट, फूड, शेल्टर, ओके, और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बना लेंगे प्लांट स्पीसीज, राइट। We don't know how these attributes are linked to the species richness in the community, but David Tillman's long-term ecosystem experiment using outdoor plot provided some tentative answer. Okay, तो देखिए इन्होंने क्या किया, Tillman found that the plot with more species showed less year-to-year variation in the total biomass. तो total productivity जो biomass है ना, वो stable था. He also showed that
in his experiment increasing diversity contribute to higher productivity. Okay, जितनी डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी. ऑल्दो वी मे नॉट अंडरस्टैंड कंप्लीटली हाउ स्पीसीज रिचनेस ओके कंट्रीब्यूट टू द वेल बीइंग ऑफ अ इकोसिस्टम. कि ये एग्जैक्टली हम नहीं बोल सकते कि स्पीसीज रिचनेस मतलब बहुत डाइवर्स स्पीसीज है तो इकोसिस्टम स्टेबल होगा. वी नो इनफ टू रियलाइज दैट द रिच बायोडाइवर्सिटी इज नॉट ओनली एसेंशियल फॉर इकोसिस्टम, बता दिया ना, जरूरी है, बट इम्पेरेटिव फॉर मैनी फॉर द वेरी सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस. बता ना एग्जाम्पल अभी अगर कि बीज है ना, वो अगर उसको हमने विलुप्त कर दिया ड्यू टू पेस्टिसाइड और है ना अपने ह्यूमन इतने सारे केमिकल. ओके, वल्चर के बारे में सुनते हैं ना, डाइक्लोफेनिक जो पेन किलर खाते थे उससे उनकी डेथ हो रही है ना. तो प्रोजेक्ट गिद्ध और वो सब गवर्नमेंट ने किया ना कि उनकी सर्वाइवल वुड बी डायरेक्टली अफेक्टिंग अस एज अ ह्यूमन, राइट. तो बीज अगर वो नहीं किए तो पॉलिनेटर देयर वुड बी नो नेचुरल पॉलिनेटर. फिर क्या होगा कि एग्रीकल्चर वुड सफर और भूखमरी, राइट. तो वही बता रहे हैं. ओके, वी नो इनफ टू रियलाइज दैट द रिच बायोडाइवर्सिटी इज नॉट ओनली एसेंशियल फॉर इकोसिस्टम हेल्थ बट इम्पेरेटिव for the very survival of human race on this planet. Okay, at a time when we are losing species at an alarming rate, है ना, वो बोलते हैं ना कि एक्सटिंक्शन की बहुत सारी फेजेस गई है, अभी फिफ्थ अभी सिक्स्थ आएगा, राइट. डायनासोर भी एक समय पे थे, वो गए ना, तो वो एक्सटिंक्शन उसी की बात कर रहे हैं, राइट. तो ऐसा नहीं कि अभी तक तो वो ऑर्गेनिज्म को हमने डिस्कवर ही नहीं किया, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, राइट. तो कभी उसके बारे में जानेंगे नहीं. At a time when we are losing species at an alarming pace, one might ask, does it really matter for us if a few species become extinct? Would Western Ghat ecosystem, मतलब इंडिया का मैप है ना, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट, वुड वेस्टर्न घाट इकोसिस्टम बी लेस फंक्शनल इफ वन ऑफ इट्स ट्री फ्रॉग एम्फीबियन स्पीसीज इज लॉस्ट फॉर एवर, राइट. तो क्या है कि पूरे साइकिल में इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी में वो जिसको बोलते हैं कीटोन स्पीसीज, उसकी सिग्निफिकेंस है, राइट. ट्री फ्रॉग वेस्टर्न घाट है ना. हाउ इज आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्टेड इफ से इंस्टेड ऑफ 20,000 वी हैव ओनली 15,000 स्पीसीज, अगर डाइवर्सिटी कम हो गई तो, ऑफ एंट्स ऑन अर्थ, चींटियों की. There are no direct answers to such naive questions, but we can develop a proper perspective through the analogy. इसमें जो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, ओके, समझिए कि इसमें एग्जांपल दिया कि अगर कोई प्लेन उड़ रही है, राइट, तो उसके रिवेट का मतलब वो नट बोल्ट, राइट, किसी से टाइट किया है ना, ठीक है. तो इन्होंने बोला कि मान लो कि एक फ्लाइट है वो जा रही है, जैसे अपने इंडिया रेल में होता है ना, इंडियन रेल में वो आईना वाइना वो सब कुछ चुराते हैं ना, तो वही एग्जाम्पल दिया कि मान लीजिए कि जितने भी पैसेंजर है कोई फ्लाइट में और वो एक एक करके वहाँ के सामान ले जा रहे थे, सिर्फ रिलेट कीजिए. तो बोले कि मान लो कि अगर वो रिवेट जो है, मतलब वो जो स्क्रू है, अगर विंग्स जो फ्लाइट की जो विंग्स है वहाँ से किसी ने चोरी कर लिया तो पूरी की पूरी है ना फ्लाइट वुड बी लाइक कोलैप्स, राइट, वुड मीट एन एक्सीडेंट. तो वही बताया कि उसकी सिग्निफिकेंस है ना, कोई इंपॉर्टेंट जो कीटोन स्पीसीज, मतलब उस जगह के पूरे बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए वो स्पीसीज बहुत जरूरी है. अगर वही एक्सटिंक्ट हो गई तो पूरा इकोसिस्टम वुड कोलैप्स. तो वही बताया, राइट. We can develop a proper perspective through the analogy, the river-popper hypothesis, used by Stanford ecologist Paul Ehrlich, EHRLICH. उन्होंने वही एग्जाम्पल, इन एन एयरप्लेन को इकोसिस्टम मानो, है ना. ऑल पार्ट्स आर जॉइंट टुगेदर यूजिंग थाउजेंड ऑफ रिवेट्स, स्क्रूज, ओके. और जैसे प्लेन को इकोसिस्टम माना तो वो जो स्क्रू है ना उसको एक एक स्पीसीज मानो. इफ एवरी पैसेंजर ट्रेवलिंग इन इट स्टार्ट पॉपिंग अ रिवेट टू टेक होम, भारतीय रेल, है ना, कॉजिंग अ स्पीसीज टू बिकम एक्सटिंक्ट, एक एक स्पीसीज है ना वो एक्सटिंक्ट हो रहा है, राइट. इट मे नॉट अफेक्ट द फ्लाइट सेफ्टी, है ना, प्रॉपर फंक्शनिंग, फिर भी है ना किसी तरह से रेलवे चल रही है तो वो भी प्लेन उड़ रही है, राइट, इनिशियली. बट एज मोर एंड, और फिर धीरे धीरे ना अब सीट वीट और चक्के वक्के सब उठ रहे हैं, बट एज मोर एंड मोर रिवेट आर रिमूव्ड, बहुत सारे स्क्रू को रिमूव कर दे, द प्लेन बिकम डेंजरसली वीक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. फर्दरमोर विच रिवेट इज रिमूव मे ऑल्सो बी क्रिटिकल, है ना, विंग से अगर निकाल लिया तो फिर ओके एरोडायनेमिक कहाँ से होगा. लॉस ऑफ रिवेट ऑन द विंग, जिसको बोलते हैं की स्पीसीज दैट ड्राइव्स मेजर इकोसिस्टम फंक्शन, इज ऑब्वियसली अ मोर सीरियस थ्रेट टू फ्लाइट सेफ्टी देन लॉस ऑफ योर रिवेट ऑन द सीट्स ऑफ और विंडोज इनसाइड द प्लेन. ओके, ठीक है, अच्छा एग्जांपल दिया, एनालॉजी बहुत अच्छा है. ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्यों होता है. वाइल इट इज डाउटफुल इफ एनी न्यू स्पीसीज आर बीइंग एडेड, है ना, कि एक कॉमन एंसेस्टर से स्पीसीएशन होकर दो अलग अलग स्पीसीज बन रही है, वैसा कम हो रहा है. इनटू द अर्थ, मतलब इसके बारे में जान नहीं रहे कब हो रहा है, कब कैसे हो रहा है. इन द अर्थ ट्रेजरी ऑफ स्पीसीज देयर इज नो डाउट अबाउट द कंटिन्यूइंग लॉस, है ना, एक्सटिंक्शन तो चल रहा है. द बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ आवर प्लैनेट हैज बीन डिक्लाइनिंग रैपिडली एंड द एक्यूजिंग फिंगर इज क्लियरली पॉइंटिंग टू द ह्यूमन, अपने इंसानी है ना, वो अपनी एक्सटिंक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं. द कोलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड बाय ह्यूमन इज सेड टू हैव लेड टू एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन 2,000 स्पीसीज ऑफ नेटिव बर्ड, है ना, खा जाते हैं उनको. तो कोलोनाइजेशन का ये दुष्परिणाम है. द IUCN रेड लिस्ट, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर, है ना, रेड लिस्ट, तो ये कंपाइल करती है ना कि कौन कौन से स्पीसीज उनकी अलग अलग होते हैं, वल्नरेबल, थ्रेटेंड, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड. तो है ना वो फोटो में जो है ना कलर कोड होता है, राइट, जिससे बताते हैं कि यार ये स्पीसीज पे ध्यान दो. तो वैसे उसको ही देखते हैं ना, प्रोजेक्ट टाइगर
प्रोजेक्ट एलिफेंट, वो सब ऐसे होता है कि भाई इनको अगर संरक्षण नहीं दिए तो ये खत्म, विलुप्त हो जाएंगे, राइट। तो वैसे IUCN रेड लिस्ट 2004 डॉक्यूमेंट द एक्सटिंक्शन ऑफ 784 स्पीसीज इंक्लूडिंग 338 वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, एम्फीबियन और प्लांट्स में है ना, 359 इनवर्टिब्रेट, 87 प्लांट्स इन द लास्ट 500 ईयर्स। 500 साल में हमने इतना उड़ा दिया है ना। सम एग्जांपल्स ऑफ रिसेंट एक्सटिंक्शन इंक्लूड द डोडो। सारे का फोटो देखिएगा ना, मॉरिशस में बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, तो मतलब उनका है ना, और किस कारण से होता है वो आगे देखेंगे ना, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन या मार के खा जाते हैं, राइट। क्वागा अफ्रीका, थाइलासिन ऑस्ट्रेलिया में, स्टेलर काव, स्टेलर सी काव वो रशिया में पाए जाते हैं, वो सब एक्सटिंक्ट हो गए। एंड थ्री सब स्पीसीज स्टेलर काव के ना, बाली, जावन, कैस्पियन ऑफ टाइगर, सॉरी ये जो 3 स्पीसीज है, 3 सब स्पीसीज बाली, जावन एंड कैस्पियन ऑफ टाइगर्स, टाइगर के स्पीसीज, ये भी एक्सटिंक्ट हो गए। The last 20 years alone have witnessed the disappearance of 27 species. Okay, careful analysis of record show that the extinction across taxa are not random. Some groups like amphibian appear to be more vulnerable. तो सबसे ज़्यादा वाट इनकी लग रही है ना, एम्फीबियंस। ओके, और बोलो कि नेचर ने इनको कितनी अच्छी सर्वाइबिलिटी दी थी ना, कि लैंड पे भी और वाटर पे भी, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी भाई सब खत्म करो। एम्फीबियंस appear to be more vulnerable to extinction. Adding to the grim scenario of extinction is the fact that more than 15,500 species worldwide are facing the threat of extinction. तो IUCN का जो कलर कोड है ना, उस पर ध्यान दीजिएगा। Presently 12% of all bird species, 23% of all mammal species, 32% of all amphibian species and 31% of all gymnosperm species in the world face the threat of extinction. तो कोई भी है ना, किसी को छोड़ा नहीं है। From the study of the history of the life on Earth through fossil record, we learn that the large scale loss of species like the one we are currently witnessing, अभी भी एक extinction का phase चल रहा है, have also happened earlier, even before human appeared on the scene. जरूरी नहीं, ह्यूमन के पहले भी ना एक्सटिंक्शन हो रहा है। डायनासोर के समय कहाँ ह्यूमन थे, एक्सटिंक्ट हुए ना। ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड, जैसे 3 बिलियन ईयर्स सिंस द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ, देयर वर 5 एक्सटिंक्शन हो चुके हैं ना, 5 मतलब फेजेस, ओके, मास एक्सटिंक्शन बोलते हैं ना, 5 एपिसोड ऑफ मास एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज है ना, तो 5, ओके, अभी 6 चल रहा है। ओके, हाउ इज द 6th एक्सटिंक्शन प्रेजेंटली इन द प्रोग्रेस डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एपिसोड? द डिफरेंस इज इन द रेट्स है ना, तो वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे थे अपने ह्यूमन एक्टिविटी के कारण भाई साहब, मतलब 10 साल के अंदर 20 साल बहुत जल्दी हो रहा है। द करंट स्पीसीज एक्सटिंक्शन रेट आर एस्टिमेटेड टू बी 100 to 1000 टाइम फास्टर देन द प्री ह्यूमन टाइम्स एंड आवर एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फास्टर रेट। इकोलॉजिस्ट wants that if the present trends continue, nearly half of the species on earth might be wiped out खत्म within next 100 years. Okay, in general, loss of biodiversity in a region may lead to a, पहले तो decline in plant production, और है ना, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर ही कम होंगे तो है ना। दूसरा होगा कि lower resistance to environment perturbance such as drought है ना। और इसके अलावा ह्यूमन पे भी आप देखो तो कैसे कोरोना है, वाइप्ड आउट है साइजेबल पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन रेस है ना, खत्म। ओके, तो एक्सटिंक्शन तो ऐसे ही है ना, कोई ऐसी बीमारी, और अभी कहते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है ना, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस। ओके, और वो कैसे कि लाइक आई सेड ना कि अभी बहुत पढ़ाई का प्रेशर, और माँ बाप भी वैसे कि नहीं, ठीक है कंपटीशन है, बट मेक योर सेल्फ मोर है ना, लाइक स्किल, राइट। जैसे एक है ना कि लाइक ऑन माई अदर चैनल टू आई कीप ऑन सेइंग दैट कि 2 चीज़ तो बिल्कुल श्योर है, राइट, कि कम्युनिकेशन के बगैर यू वोंट सर्वाइव। देखो इसके पीछे लॉजिक क्या है कि अभी आप सुनते होंगे ना कि फॉरेन जाने का वो, तो यूरोप एंड अदर डेवलप्ड नेशन है ना आर हैविंग एन एजिंग पॉपुलेशन। ओके, उनकी एजिंग पॉपुलेशन है, और फिर वो चाइना का जो है ना 1 चाइल्ड पॉलिसी, तो अब है ना द फेज इन विच वो बोलते हैं ना कि रिप्लेसमेंट रेट होता है कि हम 2 हमारे 2 ऐसा वाला है ना, तो अब हम 2 हमारे 1, और फिर जैसे साउथ कोरिया और जर्मनी इसके बारे में सुनते हैं अब आगे है ना, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, बच्चे ही नहीं पैदा हो रहे हैं, राइट, कर रहे हैं। तो उनका ये फेज आएगा ना कि फिर भी है ना जो ओल्ड एज है तो उनको तो वुड बी रिक्वायरिंग सपोर्ट। ओके, ठीक है, तो आप देखो नर्सिंग, मेडिकल, कुछ दिन के बाद ये बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी। ओके, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स तो उनको चाहिए होगा, तो ये सब आएंगी है ना, ये सब जॉब्स आएंगी, बस अट यू हैव स्किल ऑफ दैट सॉर्ट है ना, कि बस आपका कम्युनिकेट करना, वो तो बहुत बड़ा। इसलिए मैं फोकस करता हूँ कि ठीक है, देयर वुड बी चांसेस लाइक दिख रखा ना इन 2024 लाइक है ना 720 लाने वाले को एम्स नहीं मिल रहा है, राइट, बिकॉज ऑफ दिस है ना, कॉपी, चीटिंग, पेपर बेचें और ये सब किया। लेकिन ये कि इफ़ यू डेवलप योर स्किल्स, राइट, तो जैसे एनसीईआरटी का ना, जैसे ये आप देखोगे तो कैसे है कि सिर्फ है ना, मतलब कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम फिजिक्स और केमिस्ट्री, वहाँ पे रिएक्शंस होते हैं, और फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल्स, पर ये आपको आइडिया देती है ना इनकी, मतलब एज अ फिलोसफी, राइट, कि आपको किसी चीज़ के बारे में लिखना होगा, बिकॉज दिस इज व्हाट आई फेस्ड इन यूपीएससी है ना, उसमें भी एनवायरमेंटल साइंस बहुत बड़ा ये होता है, राइट, एसए में भी आता है, और आपके डिफरेंट जनरल स्टडीज़ पेपर में आते हैं, राइट, और आई हैड लाइक बॉटनी फॉर माई मेन्स है ना, ऑप्शनल,
तो फिर उसमें तो आपको लिखना ही पड़ेगा एनवायरमेंट रिलेटेड, अभी पेरिस कन्वेंशन, तो उसके ऊपर ये जो आप बोलोगे ना कि 15 पॉइंट्स लिखो, तो यू वोंट बी एबल टू राइट, है ना, अगर आप इसको बार बार रिवाइज नहीं करो। तो बायो पढ़ने का मतलब यही है, राइट। उसमें लिखने का है ना, लिखने का कला आना चाहिए। लाइक ड्यूरिंग आवर स्कूल डेज रेसिटेशन होती थी, ड्रामेटिक्स होती थी, ओके, पब्लिक स्पीकिंग का वो आदत लगाई थी, लेकिन आपकी जनरेशन में तो ना विलुप्त हो गए, ओके, एक्सटिंक्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इन जनरल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन अ रीजन मे लीड टू अ डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, lowered resistance to environmental perturbance such as drought, increased variability in certain ecosystem processes such as plant productivity, water use and pest and disease cycle, है ना। इसको आप ब्रॉड करोगे तो देखोगे ना कि लाइक पहले बहुत ज़्यादा मतलब जीएम क्रॉप और इसको रिलेट कीजिएगा, राइट, कि हमारे पास अलग अलग किस्म की वैरायटी ऑफ वीट, पैडी, है ना, और अलग रगी, है ना, जो अनाज वनाज होती है उसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती थी। अभी कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर में क्या है कि आपको ऐसा आदत लगाया गया है हाइब्रिड वेराइटी, राइट। तो वही है ना, डाइवर्सिटी को हम कम कर रहे हैं, एक यूनिफॉर्म चीज़ ला रहे हैं, राइट। कॉज ऑफ बायो, अब क्यों, किस कारण से बायोडाइवर्सिटी मतलब लॉस हो रही है ना, स्पीसीज क्यों एक्सटिंक्ट हो रहे हैं? द एक्सेलरेटेड रेट ऑफ स्पीसीज एक्सटेंशन दैट द वर्ल्ड इज फेसिंग नाउ आर लार्जली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। अपने, है ना, आ गए। दे आर 4 मेजर कॉज, इसको बोलते 4 है ना, तो इवल क्वार्टरेट, है ना, 4, है ना, क्वार्टरेट इज द सो ब्रिक्वेट यूज ऑफ, है ना। अभी देखो इसको डिस्क्राइब किया, 4 कौन कौन से इवेल्स हैं। पहला तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, हर एक जगह बिल्डिंग खड़ी हो रही है, तो जो जंगल था उसके बीच में स्ट्रक्चर, तो जो उस पर मतलब पेड़ पौधे में उस पर किसी बर्ड का घोंसला होगा तो उसको डिस्ट्रॉय, तभी तो सीमेंट का स्ट्रक्चर होगा ना, कॉन्क्रीट जंगल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन बहुत बड़ा फैक्टर। इसलिए देखते हैं ना कि ह्यूमन मतलब मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, जानवर आ जाते हैं बस्ती में। This is the most important cause driving animal and plant to extinction. Okay, the most dramatic example of habitat loss come from the tropical rainforest, once covering more than 14% पूरे अर्थ का ना, tropical forest, tropical rainforest, once covering more than 14% of Earth's land surface. These rainforests now cover not more than 6%. Okay, बताओ कितना डिक्लाइन हो गया, 14% से सीधे 6. Okay, they are being destroyed fast. By the time you finish reading the chapter, 1,000 more hectares of rainforest would have been lost. The Amazon rainforest, South America, it's so huge that it's called the बोले lungs of planet. Okay, हाँ, क्यों? क्योंकि वो इतनी सारी प्लांट्स है ना, वो कार्बन है ना, जो एटमॉस्फेयर में कार्बन है उसको कैप्चर करती है, तो लंग्स का भी तो काम है ना वहाँ पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो वैसे वो लंग्स, प्लानट का लंग्स, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। ओके, हार्बरिंग प्रॉब्लम मिलियंस ऑफ स्पीसीज इज बीइंग कट, और अभी क्या है कि डिफॉरेस्टेशन हो, मतलब थेथर तो है ना ह्यूमंस। ओके, स्पीसीज आर बीइंग कट एंड क्लियर्ड फॉर कल्टिवेटिंग सोयाबीन्स एंड फॉर बिजनेस, है ना, सोयाबीन कॉमर्शियल क्रॉप, तो उससे पैसे मिलेंगे। तो जो पेड़ पौधे हैं जिनको हर 100 साल 200 साल लगे बनने में, उनको काट करके, और ये कभी ऑप्शन नहीं हो सकता ना कि आप अभी कोई प्लांट को काटो और बोलो कि हम वहाँ पे सीड लगा रहे हैं कि 10 साल के बाद वापस से, नहीं, वो उसकी अपनी सिग्निफिकेंस थी। आपने काट के बीज बोया ना तो उल्लू, नेचर उल्लू नहीं बनती, राइट। ठीक है, हार्बरिंग प्रॉब्लम वही अमेजोन का। ठीक है, अब ये क्या, उनको काट रहे हैं हम फॉर कल्टिवेटिंग सोयाबीन्स एंड फॉर कन्वर्जन और फॉर द कन्वर्जन ऑफ ग्रासलैंड फॉर रेजिंग बीफ कैटल। Besides total loss, the degradation of many habitat by pollution also threaten the survival of many species. Right? DDT डाला गायब, okay, उसके बाद पता चला हम भी धीरे धीरे गायब। Well, large habitat are broken up into small fragments due to various human activities, है ना, प्लॉटिंग कर देते हैं, राइट, जंगल में इतना अलाउ करेंगे, इस रीजन पे ये अलाउ करेंगे, यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक, तो गवर्नमेंट है ना, कभी आप मतलब कभी मौका मिले तो वेस्टर्न घाट को बचाने के लिए गाडगिल कमेटी, कस्तूरी नंगन कमेटी, है ना, अभी तो आप यही जानो, राइट। When large habitat are broken up into smaller fragments due to the various human activities, mammals and birds requiring large territories and certain animal with migratory habitat are badly affected, right? क्योंकि माइग्रेशन वो करके आते हैं ना 1000 किलोमीटर्स का, वो साइबेरियन क्रेन्स, और पता चला कि भाई साहब वो जो था वहाँ पे कोई बिल्डिंग खड़ी हो गई, तो बोलेंगे यार कहाँ आ गया। ठीक है, विद माइग्रेटरी हैबिटेट आर बैडली अफेक्टेड लीडिंग टू पॉपुलेशन डिक्लाइन। ओके, दूसरा क्वार्टरेट में दूसरा ओवर एक्सप्लॉइटेशन, तो पहला तो है ना, दूसरा हो गया ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ह्यूमन हैव ऑलरेडी डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर फूड एंड शेल्टर, नेचर ही तो प्रोवाइड करती है, राइट। और गांधी जी का वो जो सेइंग है, देयर इज इनफ फॉर नीड ऑफ ऑल, है ना, लेकिन एक आदमी अगर ग्रीडी बन गया ना तो पूरे ग्लोब उसके लिए कम पड़ जाएगा, लालच। ओके, क्योंकि नेचर हम ना सबको सर्वाइबिलिटी के लिए खाना पीना देता है, नेचर उतना बना के रखा है, लेकिन एक भाई साहब आएंगे बोलेंगे नहीं मुझे सबसे अमीर बनना है, राइट, तो काटो। ठीक है, तो क्या होता है कि पूरी इकोलॉजी और सिर्फ उसका जनरेशन, व्हेन ह्यूमन वुड एक्सटिंक्ट, तो उसने जितना पैसा कमाया उसके चलो वो लगे नहीं मेरे बच्चों के काम आएगा। ह्यूमन रेस है ना, नेचर थोड़ी ना डिस्क्रिमिनेट करे, कोरोना में डिस्क्रिमिनेट थोड़ी ना किया। ठीक है, कि इसको मारना है इसको नहीं, ठीक है, गरीब अमीर, फलाने रिलीजन का, फलाने कास्ट का, सब गया ना। तो नेचर कभी भी वो है ना पिक आउट और चूज, है ना, चेरी पिक नहीं करेगा, उड़ाओ सबको, जब तक बर्दाश्त कर रहा। ह्यूमन हैव ऑलरेडी डिपेंडेंट
on nature for food and shelter. But when need turns into greed, by Gandhi ji, it leads to over exploitation of natural resource. Many species extinction in the last 500 years, this is stellar sea cow, Russia ka, passenger pigeon, were due to over exploitation by humans. Presently, many marine fish population around the world are over harvested, endangering the continued existence of some commercially important species. वही हो रहा है, राइट। जैसे देखो कि बोलते हैं ना कि वहसीपन और जानवर, ओके, आप सोचो कि अगर नेचर ने अलाउ किया होता है, क्या आप अकेले शेर और लायन से लड़ सकते थे? नहीं, आप ग्रुप बना के जाते हो। तो क्या है कि मतलब, और फिर वो करने के लिए ना कि हमने शेर को मारा, राइट, अकेले फिरो, फिर पता चलेगा नेचर किसको अलाउ करता है फॉर सर्वाइवल। ओके, तो वही है कि यार हम आर्टिफिशियली कुछ बना ले, लेकिन समझ गए ना। चलिए तीसरा, क्वाड्रेट में तीसरा आप देखते हैं एलियन स्पीसीज इन्वेजन। वही है ना, कुछ नया चीज, नए स्पीसीज को इंट्रोड्यूस किया और वो जो नेटिव पॉपुलेशन था उसको खत्म कर दिया। द एलियन स्पीसीज आर इंट्रोड्यूस अनइंटेंशनली और डेलिबरेटली फॉर वट एवर पर्पज, सम ऑफ देम टर्म इन्वेसिव, है ना, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाना शुरू करेंगे, नेटिव पॉपुलेशन को खत्म करना, एंड कॉज डिक्लाइन और एक्सटिंक्शन ऑफ इंडिजिनस स्पीसीज जो वहां पे रहते। तो इसका एग्जाम्पल द नाइल पर्च इंट्रोड्यूस्ड इनटू लेक विक्टोरिया, okay, in the East Africa led eventually to the extinction of ecological unique assemblage of more than 200 species of cyclid fish in the lake. So you must be familiar with environmental damage caused by the threat posed by our native species by invasive weed. Rose garden में weed होता है ना, okay, कनाडा का जो वो उसका जो लीफ है ना, okay, by invasive weed species like carrot grass, parthenium, lantana and water hyacinth, वो तो है ना, पूरे पॉन्ड की इकोसिस्टम को ही खत्म कर देता है ना, water hyacinth, Echinoria, ठीक है। द रिसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ द अफ्रीकन कैटफिश कैलारिस गैरीपाइनस फॉर एक्वाकल्चर पर्पस इज पोजिंग अ थ्रेट टू द इंडिजिनस कैटफिश इन आवर रिवर्स। ओके, चौथा को एक्सटिंक्शन, को इवोल्यूशन पढ़ा ना, ठीक है, वो जो किस में पढ़ा, इवोल्यूशन में, राइट। तो को एक्सटिंक्शन, व्हेन अ स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट द प्लांट और एनिमल स्पीसीज एसोसिएटेड विद इट एज एन ऑब्लिगेटरी वे ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट। दो अगर को एग्जिस्ट कर रहे हैं तो एक एक्सटिंक्ट हो गया तो दूसरा भी चला जाएगा एक दूसरे के लिए, है ना। व्हेन अ होस्ट फिश स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट इट्स यूनिक असेंबलेज ऑफ पैरासाइट ऑल्सो मीट द सेम फेट। ओके, फिश को जो इफेक्ट करती होगी पैरासाइट, फिश ही मर गया तो पैरासाइट कहाँ से सर्वाइव करेगी ना। अनदर एग्जाम्पल इज द केस ऑफ को इवॉल्व प्लांट पॉलिनेटेड म्यूचुअलिज्म, मतलब इवोल्यूशन देखा ना, वेयर एक्सटिंक्शन ऑफ वन इनवेरिएबली लेड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ अदर्स। ओके, अब सेकंड इसका पार्ट है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, तो इसमें एक्स सितु और इन सितु। ओके, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। लास्ट देखते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, राइट। तो इसमें देखेंगे कि वाई एंड कैसे, है ना, क्यों, वाई शुड बी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, क्यों जरूरी है और कैसे हम कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम भी है और सॉल्यूशन भी बताएं, राइट। देयर आर मेनी रीजन, सम ओबियस एंड अदर नॉट सो ओबियस, राइट, बट ऑल आर रियली इक्वली इंपॉर्टेंट। दे कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज, नैरोली यूटिलिटेरियन, बताओ आगे ना, फिलोसफी का टर्म, यूटिलिटी के हिसाब से किसी चीज को बचाना, है ना, अपने इस्तेमाल के लिए। आप थोड़ा सा ग्रीडी भी हो जाओ तो यूटिलिटी, उसकी यूटिलिटी है ना, तो यही फिलोसफी है ना, उतना जाएंगे तो फिर है ना, वो पूरा का पूरा फिलोसफी है ना। हमें तो पढ़ना था यूपीएससी में एथिक्स के लिए, राइट, और पॉलिटिकल साइंस, लाइक है ना, आउट ऑफ 5 मेंस 2 मेंस के लिए तो लिखा था, राइट। तो वो फिलोसफी, बस आप अभी जानो कि किसी चीज की यूटिलिटी के हिसाब से उसको इस्तेमाल करना है। और अगेन एथिक्स में तो आएगा आपका, है ना, जब व्हेन वी विल बी कवरिंग लाइक न्यूरॉन, है ना, जब सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे ना। देखो यूटिलिटेरियन का, ओके चलिए डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एथिकल होता है ना कि एजुकेशन क्यों होता है कि हम सही गलत का फैसला कर सकें, ठीक है। तो यूटिलिटेरियन बोलते हैं कि मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम पीपल। ओके, मान लो कि जैसे आपके घर में कोई पार्टी है और आपके दादा दादी बोल रहे कि आपका पार्टी, राइट, मतलब आपकी बर्थडे है, तो आपसे बोला गया कि अच्छा तुम्हारा बर्थडे बीइंग स्पेशल, ठीक है, आपको क्या खाना है, राइट। तो आपको चाउमीन वो सब बहुत पसंद है ना, चाइनीज फूड। ओके, आपके घर में दादा दादी है, पापा मम्मी है, आप आपकी सिस्टर है, राइट। तो आपके दादा दादी बोलेंगे ना वी आर नॉट कंफर्टेबल, है ना, कि हमें खिचड़ी दे दो, हम ये नहीं करेंगे, राइट। फिर आपके मम्मी पापा भी बोलेंगे कि यार मतलब इट्स हार्ड, है ना, मैदे की चीज़ है तो इट्स हार्ड टू डाइजेस्ट। ओके, तो बोलेंगे ठीक है, तो ऐसा करो कि आप मतलब कुछ होममेड, है ना, बोलेंगे कि यार इडली सांभर या फिर ऐसे फर्मेंटेड फूड विच इज़, है ना, डाइजेस्टेबल टू ऑल, सारे मेंबर्स के लिए। तो आपके पास ये दुविधा आएगी कि यार सबकी खुशी किस में है, आपको भी थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, राइट, वड़े और ये सब फर्मेंटेड फूड। ओके, तो आप बोलोगे ठीक है कि मतलब सिर्फ ना कौन बर्थडे में वड़े खाता है, मतलब सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। तो आप सबकी खुशी के लिए अपनी जो चॉइस है ना उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर दोगे कि सब खुश रहे, राइट, सिंपल था। अब देखो लाइफ में कैसे एग्जाम्पल्स आते हैं कि आप बहुत बड़े डॉक्टर हो और आपके पास 5 पेशेंट हैं, एक को किडनी ट्रांसप्लांट चाहिए, एक को लिवर ट्रांसप्लांट चाहिए, एक को रेटिना, है ना, आइस ट्रांसप्लांट चाहिए, ठीक है, तो और किसी को, है ना, अलग अलग चीज़ चाहिए, किसी को ब्लड चाहिए। और आपके पड़ोस में एक आदमी रहता है जिसके कोई फैमिली नहीं है, राइट, कि उसके दूर दूर तक कोई रिलेशन में नहीं है, वो जिंदा है मरा है किसी को कोई मतलब नहीं है। तो आपके पास अगर ऐसा ऑप्शन हो कि उस आदमी का अगर जान लेके
5 जो आपके पेशेंट है उनको बचाया जा सके, तो वहाँ पे ये थोड़ी तो काम नहीं करेगी ना, है ना, क्योंकि जान लेना देना अपार्ट फ्रॉम कोर्ट, है ना, मतलब भगवान के अलावा सिर्फ कोर्ट को ही है। आप तो इसमें यूटिलिटेरियन, तो ये फिलोसफी में जाओगे ना तो एथिक्स, वो हम एथिक्स है ना, वो आपके सिलेबस में शायद इंक्लूड नहीं है, लेकिन आप समझ गए ना ब्रॉडली। ओके, तो देखिए कैटेगरीज है कि नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन एंड एथिकल। आ गया। द नैरोली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी आर ओबियस। ओके, ह्यूमन ड्राइव काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम नेचर। नेचर से ही तो हमें सब कुछ मिलता है ना, फूड जैसे सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट, फायरवुड, ओके, होम्योस्टेसिस, अपने फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जैसे टैनिन, लुब्रिकेंट्स, डाइस, रेजिन्स, परफ्यूम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस। ओके, मोर देन 25% ऑफ द ड्रग करेंटली सोल्ड इन द मार्केट वर्ल्ड वाइड आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड 25,000, है ना, आयुर्वेदिक या कुछ भी देखो, और इवन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं ना, जैसे एंटीपायरेटिक्स और एनाल्जेसिक। ओके, जो ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, उतना मत सोचिए, बुखार कम करने के लिए, दर्द कम करने के लिए, तो वो प्लांट्स है ना, जैसे देखते हैं ना कि दांत दर्द है तो लौंग रख लो, ओके, और उसी को किसी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी ने पेटेंट करा लिया तो उसी का हो गया, राइट। नोबडी नोज हाउ मेनी मोर मेडिसिनल प्लांट, यूजफुल प्लांट दे आर इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अभी तक हम ना उतना पता ही नहीं किया, आर येट टू बी डिस्कवर्ड, राइट, और उसके पहले ही एक्सटिंक्ट, वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड विद द इंक्रीजिंग रिसोर्स पुट इनटू बायो प्रोस्पेक्टिंग। बायो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर, जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी, ओके, फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो ये डेफिनेशन भी हो गया। नेशंस endowed with rich, जैसे अपना इंडिया है ना, rich biodiversity can expect to reap enormous benefit। तो यूटिलिटेरियन इकोनॉमी है ना, मतलब हमारी इकोनॉमी कितना, जीडीपी में कितना ग्रोथ हो जाएगा। द ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट से दैट द बायोडाइवर्सिटी प्ले अ मेजर रोल इन द इकोसिस्टम सर्विस दैट नेचर प्रोवाइड्स। द फास्ट ड्विंडलिंग अमेजॉन फॉरेस्ट, है ना, बताया ना कि पूरे प्लैनेट का लंग्स है वो, और उसको हम काटे जा रहे हैं। द फास्ट ड्विंडलिंग अमेजॉन फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस थ्रू द फोटोसिंथेसिस 20% of the total oxygen in the earth's atmosphere। Can we put an economic value on the service by the nature? नहीं कर सकते ना कि भाई हम रहेंगे ही नहीं अगर वो नहीं है तो अमेजॉन फॉरेस्ट ना। यू कैन गेट सम आइडिया बाय फाइंडिंग आउट हाउ मच योर नेबरहुड हॉस्पिटल स्पेंड्स ऑन द सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन। देखा ना कोरोना में कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कितनी मारा मारी थी, राइट, और लोग कितने जिनके पास पैसे थे वो विलिंग टू पे अराउंड 10 lakhs फॉर एन ऑक्सीजन सिलेंडर, राइट। तो अभी इज्जत नहीं दे रहे हैं सबके, अभी तो मास्क लग गया ना, लाइक एट रांची, ओके, लाइक द टेम्परेचर इज रीचिंग अराउंड लाइक 10-11 डिग्रीज, राइट, और स्मोक और वो सब भी है, तो फिर क्या हर एक दिल्ली को क्या बोलते हैं, गैस चैम्बर, ओके। दिल्ली की पॉपुलेशन देखो, जो हिली एरिया है वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना, ट्रांसपोर्टेशन और वो डीजल व्हीकल्स और वो सब, तो सबके ऊपर मास्क तो लग गया ना। नॉट ओनली दोज हु सफरिंग फ्रॉम अस्थमा, है ना, जो जनरल पब्लिक है वो भी मास्क लगा के घूम रही है। बस वेट करो अब ऑक्सीजन सिलेंडर, क्योंकि पानी है ना, जो कि लाइक इन आवर चाइल्डहुड है ना, किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाके पानी पी लेते थे, अब तो बॉटल, पैकेज वाटर, ओके, ठीक है। और लेजीनेस का तो वो हद ही है ना कि खाना भी मत बनाओ अब। तो जो नेचर बोलता है कि आपको उतना ना, पहले कैसा होता था, हंटिंग होता था, राइट, कि वेयर योर नेक्स्ट मील इज गोइंग टू कम, है ना, उसके लिए आपको हंट करना पड़ता था, एक्सर्ट करना पड़ता था, राइट, सर्वाइवल। और अब क्या है कि जोमेटो, है ना, ऑर्डर कर दो, आ गया। तो यही है ना कि अब फिजिकल फिटनेस तो अभी क्या है, ओबेसिटी और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स कितने ज़्यादा हो गए, राइट। नेचर बोला कि कर लो जितना नाटक करना है, राइट, फिर डॉक्टर बताएगा कि आप आ जाओ इस पर। तो वी कैन गेट सम आइडिया बाय फाइंडिंग आउट हाउ मच योर नेबरहुड हॉस्पिटल स्पेंड्स ऑन द सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन। पॉलिनेशन का भी एग्जांपल दिया, विदाउट विच प्लांट कैन नॉट गिव अस फ्रूट और सीड्स इज अनदर सर्विस। इकोसिस्टम प्रोवाइड थ्रू पॉलिनेटर्स लेयर, है ना, जैसे बीज हुई, बम्बल बी हुई, बर्ड्स हुए, बैट्स हुए, तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेटर, है ना, पॉलिनेशन। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्म्प्लिसिंग पॉलिनेशन विदाउट द हेल्प ऑफ नेचुरल पॉलिनेटर। तो इकोनॉमिक सेंस में आप सोचोगे कि पैसे, मतलब पैसे को क्या बोलते हैं कि इकोनॉमिक वो लगा दे कि इतने पैसे के नुकसान होंगे, ठीक है, तो वैसे तो कर ही नहीं सकते ना। किसी की जान की कीमत कैसे बोल सकते हैं, ह्यूमन, है ना, किसी आदमी की डेथ हो रही है पॉल्यूशन के कारण, तो क्या उसमें ह्यूमन कॉस्ट किस पैसे से कैसे करोगे, है ना। दे आर अदर इनटेंजेबल बेनिफिट्स, ओके, तो उसमें वही है ना कि चिड़िया की आवाज़ या कभी नेचर में आप जाओ तो लगता है ना कि यार ये स्वर्ग है, ओके, दैट वी डिराइव फ्रॉम द नेचर। द एस्थेटिक, इसी को एस्थेटिक प्लेजर है, दिल को खुश लगता है, ऑफ वॉकिंग थ्रू द थिक वुड्स, वॉचिंग स्प्रिंग फ्लावर्स इन फुल ब्लूम, और वॉकिंग अप टू बुलबुल सॉन्ग इन द मॉर्निंग, ओके। कैन वी पुट अ प्राइस टैग ऑन सच थिंग? नहीं, दिल को अच्छा लगता है, उसमें कैसे करेंगे। द एथिकल आर्ग्यूमेंट फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी रिलेट टू व्हाट वी ओ टू द मिलियन ऑफ प्लांट्स, है ना। कभी हम लोग क्या बोलते हैं कि वी आर लाइक थैंकलेस क्रीचर, है ना, इतना नेचर हमें देती है, हम प्रे भी नहीं करते हैं, राइट। लाइक आई एम फ्रॉम बिहार, तो वी हैव दिस फेस्टिवल, छठ फेस्टिवल, राइट, वेयर वी इसको बोलते हैं ना कि प्रकृति पूजा, राइट, सन की पूजा करते हैं, पानी की पूजा करते हैं, अनाज की पूजा करते हैं, राइट। तो इस तरह से जो पीछे की सभ्यता है ना, उसको समवट, है ना, वी वुड हैव टू रिवाइव, क्योंकि इनके पीछे कारण ये था, वी आर थैंकफुल। जैसे आई हैव स्पेंट माई हॉस्टल, है ना, जैसे बोर्डिंग स्कूल इन माई चाइल्डहुड, मतलब कि 3rd स्टैंडर्ड अप टिल
ना, मैं जितना भी स्कूल गया वो बोर्डिंग रेजिमेंटेड, विसल बजती थे, उठो ये करो, ठीक है। तो हम कुछ भी खाना खाने से पहले प्रेयर करते थे, राइट, कि वी वुड बी थैंकिंग, है ना। तो बहुत सारे कल्चर में है, अभी समवट तो विलुप्त, अब जोमेटो वाला आएगा उसको क्या प्रेयर करके, ओके। तो बहुत सारी जो सोशल नॉर्म्स थी ना उसको, नहीं तो फिर बहुत खराब समय आना ना। द एथिकल आर्गूमेंट फॉर, जैसे अभी मसालों वसालों का भी देखा है ना कि कैसे पेंट वेंट मिला ना, जो बहुत एडल्ट्रेशन ऑफ फूड। तो कॉमर्शियली कुछ भी जाओगे तो यू आर नॉट कंज्यूमिंग, है ना, और फिर प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं, पता चला कि उसमें इतना हार्मफुल केमिकल्स हैं, राइट, दैट यू वुड एंड अप बीइंग अ कैंसर पेशेंट। तो बहुत सोच समझ के, ओके। द एथिकल आर्गूमेंट फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी रिलेट टू व्हाट वी ओ टू द मिलियन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब स्पीसीज with whom we share the planet, okay. Philosophically or spiritually we need to realize that every species has an intrinsic value, okay. तो वही जो बुद्धिज्म, जैनिज्म, हर एक कल्चर में तो बताते हैं ना कि सबका मतलब सबकी वैल्यू है। इवन इफ वी नॉट बी वी विल नॉट बी ऑफ करंट और एनी इकोनॉमिक वैल्यू टू अस, लग रहा है हमें कि अभी वी हैव अ मोरल ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ देयर वेल बीइंग एंड पास ऑन टू द बायोलॉजिकल लेगेसी इन गुड ऑर्डर टू फ्यूचर। वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें ना, कि आप इतना वो कर दो कि वो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाए, तो आप कहानी में ही बोलोगे कि ना ऐसे जानवर पाए जाते थे वंस अपॉन अ टाइम, लॉन्ग लॉन्ग एगो, ओके। अब देखते हैं कि किस तरह से हम बचाते हैं, हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, ओके। When we conserve and protect the whole ecosystem, its biodiversity at all level is protected, okay। तो इकोसिस्टम में तो सारा डिफरेंट स्पीसीज और, है ना, पॉपुलेशन, कम्युनिटी सब आ जाती है। तो अगर नेचर को ही वी सेव द एंटायर फॉरेस्ट टू सेव द टाइगर, है ना, फॉरेस्ट को सेव करेंगे तो प्रोजेक्ट टाइगर ऐसा करेंगे, टाइगर की भी पॉपुलेशन अच्छी होगी, वो सर्वाइव करेगी स्टेबल, ओके। द अप्रोच इज कॉल्ड इन सीटू, है ना, पूरे फॉरेस्ट को ही टाइगर की पॉपुलेशन बचानी है तो पूरे फॉरेस्ट इन सीटू, उसी जगह पे, है ना, उसी को आप फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दो। द अप्रोच इज कॉल्ड इन सीटू, है ना, ऑन साइट, जिस जगह पे है उसी को कंजर्व कीजिए। However, when there are situation where an animal or a plant is endangered or threatened and need urgent measure to save it from the extinction, एक्स सीतु, फिर उसको जैसे एक्स सीतु कहना कि उस जगह से उस प्लांट को या एनिमल स्पीसीज को ले आए उसको एक्स्ट्रा केयर देने के लिए, ठीक है। जैसे घर हुआ आपका इन सीतु, हॉस्पिटल हुआ एक्स सीतु, है ना, जब बीमार पड़े तो एक्स सीतु। तो इस तरह एक्स सीतु ऑफ साइट, है ना, तो एक्स सीतु ऑफ साइट कंजर्वेशन इज द डिजायरेबल अप्रोच। अब इन सीतु कंजर्वेशन मतलब ऑन साइट। Faced with the conflict between development and conservation, है ना, इकोनॉमिक और इकोलॉजी, एनवायरमेंट और इकोनॉमी, ये दोनों को बैलेंस करना है ना। Faced with the conflict between the development and conservation, many nations find it unrealistic and economically not feasible to conserve all the biological wealth. Invariably, the number of species waiting to be saved from extinction far exceeds the conservation resource available. तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो दिखता है उसी को बचा लेना, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो हो सकता है कि एक घास उसकी, है ना, अपनी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस वहाँ ध्यान ही नहीं जाएगा, राइट। ऑन अ ग्लोबल बेसिस द प्रॉब्लम हैज बीन एड्रेस्ड बाय एमिनेंट कंजर्वेशनलिस्ट, ओके। दे आइडेंटिफाई फॉर मैक्सिमम प्रोटेक्शन सर्टन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, है ना, हॉटस्पॉट रीजन, की वो मतलब इस जगह को छेड़छाड़ नहीं करना क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी, है ना, बोलते हैं हॉटस्पॉट है, मतलब यहाँ पे इसको छेड़छाड़ मत करो। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन विद वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, ओके, कि उस जगह पे ही उस तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं ना। एंडेमिज्म का मतलब होता है दैट इज द स्पीसीज कन्फाइंड टू दैट रीजन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स, ओके। इनिशियली 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वर आइडेंटिफाइड बट सब्सिक्वेंटली 9 more have been added, नहीं अभी और भी हो गया, ओके। ब्रिंग द टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड टू 34। These hotspots are also region of accelerated habitat loss। तो ये जो हॉटस्पॉट है उस पर छेड़छाड़, ह्यूमन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है, राइट। तो एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस, काट उठ के जंगल को हटा के कॉन्क्रीट जंगल। 3 of this hotspot वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका और फिर इंडो बर्मा एंड हिमालय, तो अपना तो सारा रीजन है, कवर्स आवर कंट्रीज एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन, ओके। लेकिन वही फिर आप देखो कि होटल लॉबी और ये जैसे उत्तराखंड पे वो रेनफॉल और फिर बाढ़ आती है ना, हिमालयन रीजन पे भी है ना, जबरदस्ती वो टूरिज्म को लेके वो होटल्स बनाते, तो नेचर तो अलाउ, एक बार बाढ़ आया, क्लाउड बर्स्ट हुआ, गए सब, ओके। ऑल द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पुट टुगेदर कवर लेस देन 2% ऑफ द अर्थ्स लैंड एरिया। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट कलेक्टिवली हार्वेस्ट इज एक्सट्रीमली हाई एंड strictly protected of this hotspot could reduce, strict protection of this hotspot could reduce the ongoing mass extinction by almost 30%। तो कॉन्शियस होना पड़ेगा ना, जान पे आ जाएगी तब नहीं, अभी कॉन्शियस हो जाओ। दिल्ली इज अ गैस चैम्बर, बोलते हैं ना कि would reduce your life for about 10 years। सोचो कि आप कहीं और रह रहे हो तो 10 साल ज़्यादा जियोगे, और वहाँ पे तो इन इंडिया इकोलॉजिकली यूनिक एंड बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स आर लीगली प्रोटेक्टेड, ओके, एज बायोस्फीयर रिजर्व। तो नीलगिरी और जो इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है ना, वो लिस्ट देख लीजिएगा ना, नंदा देवी, नीलगिरी, ओके। तो इस तरह से है ना, ऑन स्पॉट में क्या क्या एग्जांपल्स है, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज। इंडिया नाउ हैज 14 बायोस्फीयर रिजर्व, 90 नेशनल पार्क एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इंडिया हैज ऑल्सो हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशन, छठ पूजा बोला ना, रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशन दैट एम्फेसाइज द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर
इन मैनी कल्चर ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट, ओके, तो सेक्रेड ग्रोव बोलते हैं ना कि जैसे जो ट्राइबल पॉपुलेशन होती है ना एनीवेयर, तो बोलते जंगल, नदी और पहाड़ वहाड़ इनकी पूजा करते हैं कि यहाँ पे हम पेड़ पौधे नहीं काट सकते क्योंकि ये भगवान यहाँ पे वास करते हैं. तो इन मैनी कल्चर ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट वर सेट असाइड एंड ऑल द ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ विद इन वर वेनरेटेड एंड गिवन टोटल प्रोटेक्शन. कि कोई काट लेता था तो वो उसको सामाजिक बहिष्कार. ओके, सच सेक्रेड ग्रोव्स आर फाउंड इन खासी, जयंतिया है ना, वो जो अपना 8 सिस्टर स्टेट है, लोअर हिमालयन रीजन है तो वहाँ का मेघालय का ना, खासी जयंतिया हिल इन मेघालय, अरावली हिल इन राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, एंड द सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरिया ऑफ मध्य प्रदेश. सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में है, राइट. इन मेघालय द सेक्रेड ग्रोव्स आर द लास्ट रेफ्यूज फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट्स. ओके, अब ये इन सितु का एग्जाम्पल था. अब एक्स सितु है ना, उस जगह से उठा के, तो इसमें आपका आएगा बोटेनिकल गार्डन्स है ना, और आपका बायोडाइवर्सिटी पार्क, ओके, और जू, ये सब की जू में है ना, ऐसा थोड़ी ना कि उस जगह पे शेर और ये जेब्रा वेब्रा सब लाया जाता है ना. इन दिस अप्रोच थ्रेटेंड एनिमल्स एंड प्लांट्स आर टेकन आउट ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस्ड इन अ स्पेशल सेटिंग वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल केयर. इसमें एग्जाम्पल आते हैं जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन एंड वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क. ओके, सर्व द पर्पस. There are many animals that have become extinct in the wild but continue to be maintained in zoological park. ठीक है, तो वाइल्ड में आपको नहीं मिलेंगे लेकिन पार्क में वो अवेलेबल होंगे. In recent years, ex situ conservation has advanced beyond keeping threatened species in enclosures. Okay, now gametes of threatened species can be preserved in viable and fertile. वही gene technology, सब कुछ तो genetics है ना. Now gametes of threatened species can be preserved in a viable and fertile condition for long periods using cryo, मतलब ठंड में नाइट्रोजन है, ठीक है, cryo preservation techniques. Okay. Eggs can be fertilized in vitro. In vitro fertilization मतलब उसमें मेल फीमेल नहीं चाहिए, वो टेस्ट ट्यूब में ही. ओके, एंड प्लांट्स कैन बी प्रोपेगेटेड विथ यूजिंग टिश्यू कल्चर. टिश्यू से ही पूरा प्लांट को जनरेट कर दिया. सीड्स ऑफ डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन्स ऑफ कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट्स कैन बी केप्ट फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन सीड बैंक. ओके, बायोडाइवर्सिटी नोज नो पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड इट्स कंजर्वेशन इज देयरफॉर अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, सारे नेशन को साथ में आना पड़ेगा, राइट. ऐसा नहीं कि एक जगह पे कचरा कर रहे हैं और दूसरी जगह पे प्रोटेक्शन कर रहे हैं, राइट. Biodiversity knows no political boundaries and the conservation is therefore a collective responsibility of all nation. The historic convention, पहली बार है ना एनवायरमेंट को लेकर आदमी कॉन्शियस हुए थे कि भाई इस तरह से हम वी आर पेसिंग आवर वे टुवर्ड्स एक्सटिंक्शन. तो इन्होंने हिस्टोरिक कन्वेंशन हुआ था ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसी को बोलते हैं अर्थ समिट, है ना, हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992. Call upon all nations to take appropriate measures for conservation of biodiversity and sustainable utilization of its benefit. ठीक है. In a follow-up, the World Summit on Sustainable Development held in 2002 in Johannesburg, South Africa, 190 countries pledged their commitment to achieve by 2010 a significant reduction in the current rate of biodiversity loss at global, regional and local level. तो सारे नेशन है ना, लेकिन वही है कि पॉपुलिज्म है ना, एक अनदर टर्म क्या है कि वो बोलेंगे कि वी शुड शिफ्ट फ्रॉम कोल इंडस्ट्री है ना, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री टू अ नॉन पॉल्यूटिंग वन. ओके, लेकिन अगेन बोला ना कि पॉपुलिज्म है ना, इजी सॉल्यूशन फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. ठीक है, जो नेता वेता भाषण देते हैं कि यार हम सब कुछ ठीक कर देंगे, और अभी तो कैपिटलिज्म कंट्रीज, राइट, तो पॉपुलिज्म में बोलते हैं नहीं, जितना कोल निकाल सके उन्हें करो, जितने. ठीक है, आप विश्वास करोगे कि यूरेनियम इन वाटर इवन इन झारखंड एंड पंजाब, आई नो इट बिकॉज देयर वाज अ क्वेश्चन इन 2015 है ना, इन प्रीलिम्स यूपीएससी. तो सोचे कि यूरेनियम, राइट, पानी में पाया जाता है, आर्सेनिक तो कॉमन है हर एक पानी में, राइट. और अभी जीडी अग्रवाल साहब के बारे में बोला ना कि कितने बड़े नेचुरलिस्ट थे, वो सबको बता रहे थे कि भाई, और उन्होंने 111 डे का फास्ट किया था, राइट, और अल्टीमेटली ही डाइड, नोबडी केयर्ड, राइट, कोई उनसे बात करने नहीं आया वो. तो ठीक है, लोग हैं कॉन्शियस कर रहे हैं अपनी तरफ से, जितने योगदान देना हो तो वो देते हैं, राइट. चलिए, तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ. और अगेन कि देखिए ऐसा नहीं कि मतलब आई प्रिपेयर माई लेक्चर्स है ना बाय लुकिंग एट अदर्स लेक्चर और डिफरेंट है ना. यूपीएससी में तो एनवायरमेंट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, तो उसमें क्या होता है कि देखिए जितना कंसाइज है ना, यू आर इन 12th स्टैंडर्ड. ओके, तो आपकी जो ऐसा नहीं कि आपका ना, डोंट मेक इट मोर कंफर्टेबल, राइट, कि सो के पढ़ रहे हैं और कोई भाषण दे रहा है बस सुने जा रहे हैं, राइट. आपको इनिशिएटिव लेना होगा ना, यू वुड हैव टू जॉट डाउन द पॉइंट्स, राइट. लिखने का प्रैक्टिस डालिए. आप कोई 6th 7th स्टैंडर्ड के तो बच्चे हैं नहीं क्यों कहानी सुना रहे दादी माँ. ओके, वैसा मत कीजिए, राइट. अगेन है ना, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, हर एक फील्ड में यू वुड हैव एन अपॉर्चुनिटी, राइट, लेकिन यू हैव टू बी बेस्ट इन दैट थिंग, राइट. तो चलिए एंजॉय करते हैं, और प्रोबेबली आई वुड हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर 1 hour 30 minutes. देखते हैं, राइट. बाय.